वॉइस नहीं आ रही क्यों? वॉइस आनी चाहिए ना। वॉइस क्लियर है ना? एक बार देख लो आप लोग जरा। कुछ लोग बोल रहे वॉइस नहीं आ रही। क्लियर है भाई, क्लियर है वॉइस। आप एक बार चेक कर लो नेटवर्क ऊपर। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया वॉइस। ओके, सही है सही है। कभी बीकानेर नहीं, क्या लिखे हैं, बाड़मेर राजस्थान आओ सर। जरूर आएंगे सर राजस्थान। कभी कभी दिल घूमने का किया तो जरूर आएंगे। क- कभी इंदौर भी आइए सर, इंदौर भी आएंगे। हर जगह आएंगे, जहाँ जहाँ आप लोग बुलाएंगे प्यार से वहाँ वहाँ आएंगे। सर अकेले ही हूँ। राजस्थान जाऊंगा तो इंदौर नहीं जा पाऊंगा, बाड़मेर जाऊंगा तो फिर झारखंड नहीं जा पाऊंगा, ठीक है ना। गुड़गांव जाऊंगा तो फिर और कहीं नहीं जा पाऊंगा। हूँ तो अकेला ही। तो कहीं आता रहूंगा, कभी समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा, तो मिलूंगा आप लोगों से। ओके। ताजमहल। सर ताजमहल अभी तक तो नहीं देखा है। देखेंगे कभी। लातूर सर। चलिए ठीक है, सब जगह आ जाएंगे, जहाँ जहाँ आप लोग बुलाएंगे सब जगह आ जाएंगे। ओके ठीक है। अभी हो गए 570, नहीं 556 हो गए अभी लोग। गोंडा आइए। ओके, गोंडा में आके क्या करेंगे सर? सर आपका डेली रूटीन एक बार बताओ सर। डेली रूटीन क्या बताऊं? सुबह मस्त, रात में मस्त सोता हूँ, सुबह मस्त उठता हूँ, दिन भर ट्रेडिंग करता हूँ, बस यही रूटीन है। और क्या रूटीन बताऊं उसमें? बाकी रूटीन तो आप लोग भी वही करते होगे ना। मेरा कोई अलग से स्पेशल रूटीन थोड़ी बनेगा। ओके। जिंदगी में एक दर्शन करने हैं आपको। सब मेरे दर्शन क्या करें, सामने तो दिख रहा हूँ। और दर्शन कर, भगवान के दर्शन करो, दर्शन करना है तो। ये अपने अपने परिश्रम का दर्शन करो, मेहनत करो आप अपने लिए। अमरावती आएंगे सर, अमरावती उधर कहाँ जाए सब? अमरावती अकोला कहाँ बुला रहे हो? अमरावती अकोला नागपुर। अहमदनगर तो जाते रहता हूँ सर। द्वारिका सर जरूर आऊँगा, द्वारिका तो एक बार देखें सर। क्या हुआ आज? क्या हुआ आज? सेट लग रहा है? नहीं नहीं सर जी, मैं सेट नहीं रहता हूँ। मैं मूड में ही रहता हूँ हर समय। अभी थोड़ा सा मूड बनेगा, थोड़ी बोलते बोलते मूड बनेगा ना फिर। पुणे सर, पुणे क्या, पुणे अहमदनगर तो रोज ही जाते रहता हूँ। सूरत सर, अब सब लोग बुलाने, मतलब वो जो काम है वो करने के लिए आओ। सब लोग बुला लो अपने अपने घर पे, सब लोग वहीं पे आके बैठे हैं, फिर एक एक दिन सबके घर पे निकालते हैं। सॉरी कल के लिए सर, वो तो कल निकल गया सर। उसका सॉरी बोल के क्या फायदा, वो तो चला गया, कल तो निकल चुका है ना। जो समय गया वो चला गया। अब वो समय दोबारा तो आएगा नहीं। तो वो तो करने से पहले सोचना पड़ता है हम लोग को। जो चीजें कर रहे हो ना, वो करने से पहले सोचो। निकल गया उसके बाद सॉरी बोल के क्या फायदा? कुछ फायदा हो तो बताओ मुझे। चलो ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं, कुछ चीज़ें चार्ट पे आप लोग को और दिखाता हूँ, और मूवी गैरेज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कि मूवी गैरेज में मैं किस तरह से, देखो मैं जो चीज़ें वो यूज़ करता हूँ, किस तरह से यूज़ करता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। ये चीज़ें बाकी लोग किस तरह से क्या करते हैं, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता है, मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ किस चीज़ों को, मैं वो यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोग को। ठीक है। तो ये मत समझना कि भाई अगला तो ऐसे करता है आप ऐसा क्यों करते हो। वो अगले का कंडीशन है, अगले ने अब उस कंडीशन पे फॉलो किया है, मैं इस कंडीशन पे फॉलो कर रहा हूँ।
ठीक है। मूविंग एवरेज देखो हम डेली चार्ट पे यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अब हम ये डेली चार्ट पे देख रहे हैं। जैसे मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, अगर आपका डेली चार्ट पे आपको देखना नहीं आता है तो इंट्राडे चार्ट आप कितना भी अच्छा इंट्राडे का चार्ट ढूंढ लोगे, आपके पैसे नहीं बनेंगे। डेली में वो स्टॉक्स कहीं ना कहीं जाना चाहिए। डेली में वो स्टॉक्स अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, तभी पैसे आपके बनेंगे इंट्राडे में। अगर वो स्टॉक डेली में ही कुछ नहीं कर रहा है तो आप उसको इंट्राडे में कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? मान लो डेली में, अब जैसे चलो अभी जैसे, अच्छा स्क्रीन तो शेयर नहीं किया ना अभी। चलो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। और चैट मैंने यहाँ खोल लिया। हाँ, स्क्रीन सर आ गई, स्क्रीन दिख रही है। देखिए मेरे ख्याल से सभी लोग को दिख रही होगी स्क्रीन। अब स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही सभी लोग को, अब क्लियर है ना? देखो मैंने बताया था ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या किसी भी स्ट्रेटजी, कैंडल स्टिक अगर ये बनती है तो मतलब अगर हम उस कंडीशन से स्टॉक सेलेक्ट करके बैठे हैं, मतलब उसे हम अगले दिन के लिए सेलेक्ट कर लिया है हमने। और एक दिन आज हमने रिसर्च करके देख लिया, जैसे हमने देख लिया कि आईसीआईसीआई बैंक पे ब्रेकआउट है, ठीक है, तो हम आईसीआईसीआई बैंक पे बैठे हुए हैं कल ट्रेड करने के लिए। अगर हमारी कंडीशन में फॉलो होता है, सही जगह पे ओपन होता है, फिर उसे क्रॉस करता है, तो हम बैठे हुए हैं। तो आप बोल रहे हो कि इंट्राडे में डेली पे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें, तो डेली पे हमने आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लिया है ना, क्योंकि उसने क्या किया है, कई दिनों का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसने ऊपर की तरफ क्लोज किया है। ठीक है, अब जैसे ये रहा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लगा लेता हूँ ये। अब यहाँ पे आपके पास चार्ट दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक का। तो ये क्या कर रहा है, पिछले देखिए लगभग पूरा नवंबर इसने निकाल दिया। पूरे नवंबर में इसने कितने पॉइंट की मूवमेंट दी, जैसे कल ही मैंने देखो आप लोग को दिखाया कि जब स्टॉक रेंज में फंसा होता है तो किस तरह से ट्रेड करता है, और रेंज के बाहर निकलता है तब किस तरह से ट्रेड करता है। अब ये रेंज में फंसा हुआ स्टॉक से ये 30 पॉइंट के अंदर में इसने पूरा महीना निकाल दिया। ठीक है, अब जैसे ये निकला है, अगर कल कल के सेशन में हमें ये नहीं देखना कहाँ जाएगा, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमें मंडे के सेशन में क्या देखना है कि ये अपने आज के हाई के ऊपर ट्रेड करे। जो भी इसका हाई लगा हुआ है इस हाई के ऊपर ट्रेड करे, और हाई के ऊपर ट्रेड करने के बाद हमारी एंट्री होगी। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम इस तरह से 4-5 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ना, तब जाके हमें कहीं 2 स्टॉक्स में ट्रेड मिलते हैं। होता क्या है, अगर ये गैप अप ओपन हो गया, अभी देखो इसके ओपन होने की 2 कंडीशन 3 कंडीशन यहाँ पे बन सकती है ओपन होने की। या तो ये कल गैप अप ओपन हो जाएगा, कल का मतलब जब भी मार्केट खुलेगा तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कल ये गैप अप ओपन हो सकता है। जब ये गैप अप ओपन होगा तो हमें ये देखना है कि गैप अप कितना गैप अप ओपन हो गया। अब मान लीजिए ये 504 का इसका हाई है और ये ओपन ही 515 पे हो गया, तो इसकी डेली रेंज की डेली मूवमेंट आप देख रहे हो, डेली मूवमेंट इसकी 2.5 से 3% 4% की मूवमेंट होती है। अगर स्टॉक्स 15-16 रुपए ऊपर ही ओपन हो गया, अब भले वहां से वो 30 रुपए और ऊपर जाए, फिर हमें वहां पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। देखो पैसे इसी तरह से बनेंगे जब आप अपनी कंडीशन पे ट्रेड करोगे। अगर आप अपनी कंडीशन लगा के ट्रेड नहीं करते हो तो इसका मतलब आप कहीं भी ट्रेड करोगे, कहीं भी घुसेगे तो पैसे नहीं बनेंगे। तो यहाँ गैप अप ओपन हो गया 15 रुपए, छोड़ देंगे हम इसे। अब मान लीजिए ये गैप अप ओपन होता है, जैसे 502 की क्लोजिंग है, 505 पे 506 पे ये गैप अप ओपन होता है। और देखो जब गैप अप ओपन होगा 506 507 जाएगा, 508 जाएगा, कभी ना कभी तो वहां से एक नीचे का राउंड बनाएगा ना, वहां नीचे तो आएगा। ऐसा तो नहीं कि धनाधन धनाधन चलते हुए चला जाएगा, धनाधन चलते हुए चला गया 15-16 तो छोड़ दो। नहीं तो अगर हमारे ओपनिंग जहां पे हमारी क्लोजिंग है उसके 1% के आसपास में कहीं जाता है, वापस नीचे आता है, थोड़ा नीचे आने के बाद फिर जब उस हाई को क्रॉस करेगा तब लेंगे। या फिर मैंने आप लोग को एक पैटर्न और बताया कि जैसे कि ऊपर जाके फिर यहाँ पे आके ऐसा राउंडिंग बना ले, जो कल मैंने बताया था ऐसा राउंड बना ले, तब भी आप उसको देख सकते हो उस कंडीशन में। तो इन सब चीजों को फॉलो करना है। ये गैप अप ओपन हो गया तो अगर सही जगह पे ओपन हुआ, कल 500 के नीचे ही ओपन हो गया, तब तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही 504 को क्रॉस करेगा वैसे हम एंट्री ले लेंगे इससे। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे ट्रेड बन सकते हैं। गैप अप में भी गैप डाउन में, ज्यादा गैप अप हो गया छोड़ दो। इसलिए बोलता हूँ 3-4 स्टॉक्स आपके लिस्ट में होने चाहिए। अगर आपने सपोर्ट पे सेलेक्ट किया है तो 4-5 स्टॉक सेलेक्ट कर लो, ऐसे मिलते हैं। ट्रेंड लाइन पे सेलेक्ट किया है वो स्टॉक ले लो, कैंडल स्टिक कुछ अच्छी बनी है वो यहाँ पे ले लो। तो उसमें से क्या होगा, आपको फिर उसमें से आपको 2-3 ट्रेड आपको ट्रेड करने के लिए मिलेंगे।
9:15 पे फर्स्ट मिनट में स्टॉक 1% ऊपर चला, कोई बात नहीं सर, 1% की मूवमेंट से नहीं कुछ होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4% की मूवमेंट होती है और ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट कुछ ज्यादा ही होती है, तो 1% पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते 1% में उसी वे में आप नहीं खरीदोगे जब तक वो नीचे करेक्ट होके नहीं आएगा। करेक्ट होके आएगा तब हमारे लिए ट्रेड बनेगा, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, तब हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाने से ट्रेड खराब हो जाता है, तो ट्रेड में ज्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। हमारी कंडीशन, हमने कंडीशन उसको बता दी, भाई इस कंडीशन में बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, बस इतना ही देखना, ज्यादा कुछ मत देखना। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे, अभी ये स्टॉक देख लो, आईसीआईसीआई प्रू। आईसीआईसीआई प्रू क्या हो गया, यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया 5-6 दिन। देखो मैंने इसका चार्ट भेजा था उस दिन, जिस दिन ये ब्रेकआउट होने वाला था, मैंने सपोर्ट ग्रुप में चार्ट भेजा था और एनालिसिस ग्रुप में भी भेजा था। क्यों, अब इसको मैंने क्यों उस दिन भेजा था, इसलिए भेजा था कि ये क्या हो रहा, हर दिन यहीं पे टच कर रहा था और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के और अपने रेजिस्टेंस के पास, जो कि हमारा इसका रेजिस्टेंस था 61 का शायद रेजिस्टेंस था, 460 की क्लोजिंग ये है, 460 रुपए नहीं, 459 की क्लोजिंग ये है, तो ये क्लोजिंग यहाँ पे बन गई थी, इसकी हाई लगाया था इसने 459 का और क्लोजिंग इसने दे दी थी जाके 457 पे, और इसका रजिस्टेंस कितना 61 का रजिस्टेंस था। तो देखो नीचे ओपन हुआ है, हमारे रजिस्टेंस कहाँ पे ओपन हुआ, नीचे ओपन हुआ और नीचे ओपन होके ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, तो हमें ये इंट्राडे में एक ट्रेड मिल गया होता। अब अगले दिन हमें ये ट्रेड नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने अपने हाई के पास क्लोज नहीं किया है, दिख रहा है यहाँ पे, ये अपने हाई के पास क्लोज नहीं किया, तो हमारे लिए ये ट्रेड नहीं मिला यहाँ पे। एक दिन ट्रेड छूट गया तो फिर वेट करो, अब जैसे रेड कैंडल यहाँ पे बन गई है, अब वापस अगर इसकी हाई को क्रॉस करेगा तो फिर आपको एक मूवमेंट मिल जाएगी यहाँ पे। तो ब्रेकआउट, अब देखो ये आईडीएफसी फर्स्ट ये ब्रेकआउट की तैयारी में, अगर 38 के ऊपर ये क्लोज कर दे तो यहाँ पे फिर ये 40 तक जा सकता है। ठीक है, तो मैं मूविंग एवरेज में देखो, पहले यहाँ पे मेरे पास नहीं, यहाँ पे मेरे पास 2 मूविंग एवरेज लगे हैं, 100 और 200 के, दोनों को अलग अलग देखना है, एक ही तरीके से देखते हैं लेकिन दोनों अलग अलग देखना है, यानी एक चार्ट पे दोनों नहीं लगा के रखना है, पहले आप दोनों लगा के रखोगे तो कंफ्यूज रहोगे, तो इसलिए मैं यहाँ से एक निकाल दे रहा हूँ पहले। ठीक है, मैं दोनों लगा के देखता हूँ कि मैं दोनों में, हाँ मैं दोनों इसलिए लगा के रखा हूँ, तो मैं फॉलो किसी एक को ही करूंगा जो अच्छे तरह से फॉलो कर रहा है। आप दोनों लगा के रखोगे तो दोनों को एक साथ देखना स्टार्ट करोगे, पहले अलग अलग देखना स्टार्ट करो, बाद में फिर एक साथ लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि देखो हर चीज, कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, कहीं ट्रेंड लाइन देख रहे हो, कहीं मूविंग एवरेज देख रहे हो, हर स्टॉक अपना अपना एक अलग नजरिया होता है चलने का, उसको चलाने वाले ऑपरेटर, हर स्टॉक के लिए यहाँ पे ऑपरेटर फिक्स है, ये ध्यान रखना। हमें नहीं पता है कौन ऑपरेटर, का मतलब ये होगा कि बड़े बड़े ट्रेडर हैं, उनको 20 स्टॉक्स में वो ट्रेड नहीं करेंगे, उन्होंने 2 4 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं, केतन मेहता की तरह, हर्षद मेहता और केतन पारिक की जगह इन लोगों ने स्टॉक सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं, वो लीगली करते हैं, इनलीगल नहीं करेंगे कुछ भी, वो लीगल करेंगे, बड़े पैसे के साथ में करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने 4 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं, उसी 4 5 स्टॉक्स में वो जब भी ट्रेडिंग करेंगे उसी 4 5 स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे, उसी 4 5 स्टॉक्स में वो पैसे लगाएंगे, लेकिन वो पैसे सही जगह पे लगाएंगे जहाँ, तो उनको कुछ चीजें वो देखते हैं और उन्हीं चीजों को वो कंटिन्यू फॉलो करेंगे। वो 4 5 लोग कहीं भी देश के 4 कोने में बैठे हो सकते हैं, बड़े पैसेदार होंगे, बड़े पैसे वाले होंगे, बहुत सारी कंपनियां ट्रेडिंग करती है, जैसे मान लो रिलायंस है, तो रिलायंस के शेयर कुछ ट्रेड कर रहे होंगे, हमें नहीं पता होगा, पीछे से बैठ के लोग ट्रेड कर रहे होंगे उसको, तो उन लोगों को कुछ पैटर्न, बस सिंपल, वो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, हम ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, वो भी देख लूं, वो लोग किसी एक या दो चीज को फॉलो करेंगे कि हमें इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है, ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, उसके पहले एंट्री कर लेंगे, वही लोग ब्रेक करवाएंगे उसको। ठीक है, या फिर वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लिए, या फिर वो मूविंग एवरेज को फॉलो कर लिए, अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, तो ट्रेडर है तो शॉर्ट टर्म यानी 10% 12% का मूवमेंट उनको मिल गया। आप लोग यहाँ पे पैसे रोज डबल करने के लिए आते हो, आप लोग को 20% या 25% की मूवमेंट चाहिए यहाँ पे हर दिन के लिए, उनके लिए ना बड़ा पैसा लगाते हैं ना, अगर साल का उनको 40% भी मिल गया वो लोग खुश हैं, तो साल में अगर उस पर 4 ट्रेड उनके लिए मिल गया ना तो वो लोग खुश हैं। आप नहीं खुश होगे, आपको अगर 1 लाख का 10 लाख भी बन जाएगा ना 6 महीने के अंदर में, तो आप वो 10 लाख को वापस 1 लाख लाने के चक्कर में पड़ जाओगे, तो आप उस पैसे को हजम नहीं कर पाओगे, तो वो एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे मूविंग एवरेज देखो हमें किस तरह से फॉलो करना है, पहले यहाँ पे देखते हैं मूविंग एवरेज हमें फॉलो किस तरह से करना है। देखिए मूविंग एवरेज फॉलो करने की 2 कंडीशन मैं लगा के रखता हूँ, 2 कंडीशन में जब मेरा मूविंग एवरेज आता है तभी मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं पहले कुछ अच्छे
सबसे पहली बात तो जो भी मूविंग एवरेज फॉलो करना, वो पीछे के 2-3 जरूर आप देख लेना कि 2-3 बार उस जगह से सपोर्ट या रेजिस्टेंस उसने लिया है या नहीं लिया है। इसने क्या किया, कट हो रहा है यहाँ पे ऊपर नीचे कट हो रहा है, तो हम इसको नहीं देख रहे हैं। आप लोग सारे स्टॉक्स को देखते हो ना, मैं सारे स्टॉक्स को नहीं देखता हूँ। अभी देखो, चलो बताता, ये स्टॉक्स को देखो आप, नहीं ये भी इतना अच्छा नहीं है, ये भी नहीं है 2 बार। अब इस स्टॉक्स को देखो, ध्यान से देखो, इस स्टॉक्स में कुछ अलग लग रहा है बाकी स्टॉक की अपेक्षा। टाइप करो आप लोग। अभी जैसे मैं बाकी अपने देखे इतने सारे चार्ट, इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को देखो, और उसके देखने के बाद में आप इस चार्ट को देखो। कुछ नजर आ रहा? ये 100 नहीं है, ये 200 है सर, 200 का लगा हुआ है यहाँ पे। मैंने बताया ना, पहले हम 200 को देख रहे हैं, बाद में 100 को भी इसी तरीके से देखेंगे, और दोनों को अलग अलग लगा के देखना, एक साथ मत लगाना। कम से कम 9 महीने तक आपको एक साथ नहीं लगाना, बाद में आप फिर एक साथ लगा लेना। देखो ये क्या कर रहा है ना, ये बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है अपने सपोर्ट को। ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, ये दिख रहा है। हर बार जब ऐसी 2-3 बार बनते हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है किसी स्टॉक में कि ये ब्रेक करेगा तो ये पक्का ऊपर की तरफ निकलेगा। इसका ऑपरेटर जो भी है वो इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, या बहुत अच्छी तरह से हमसे ही फॉलो करवा रहा है ये, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से इस स्टॉक्स को फॉलो करवा रहा है यहाँ पे, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि देखो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें चार्ट घूम के देखना है, ऐसे चार्ट देखने हैं कि कौन से चार्ट पे सपोर्ट, मूविंग एवरेज का सपोर्ट अच्छा ले रहा है या रेजिस्टेंस अच्छा ले रहा है। अब इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे अच्छा लिया है ना, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 3 बार मूविंग एवरेज बन गया। अब यहाँ पे ध्यान हमें क्या रखना है, ये मूविंग एवरेज में हमें तुरंत बाइंग नहीं करना है, और यहाँ पे मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन का व्यू यहाँ पे लेके चल रहा है इस स्टॉक में, ठीक है ना। जो भी हम मूविंग एवरेज को देख रहे हैं, इसमें 3-4-5 दिन का व्यू लेके हम चल रहे हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे एक दिन में ही मत व्यू निकाल लेना, क्योंकि हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके जाना होगा, तो सबसे बेस्ट आइडिया मेरे लिए ये रखता है कि मैं इसको लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। यदि इसको क्रॉस करके एक दिन क्लोज कर देगा, देखो आज क्रॉस करा तो मैं आज इसको कुछ नहीं करने वाला हूँ, आज मैं इसको क्लोज होने देने वाला हूँ, ठीक है। ये आराम से क्लोज हो जाएगा, तब मैं इसको वापस लेके जाऊंगा। अगले दिन जब आऊंगा, ये हमारे जो पिछले दिन का हाई है, जैसे मान लो अगर इसको मुझे लेके जाना होगा, अब ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, इस कैंडल में ब्रेक कर रहा है। अब जब मुझे लगेगा कि अगली कैंडल भी इसी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करने की तैयारी कर रही है, तब मैं इसको लेके जाऊंगा, ठीक है। और जब मैं लेके जाऊंगा, तब उस कंडीशन में पहला मेरा एसएल जो होगा वो स्विंग लो यहाँ पे होगा, जो भी इसका स्विंग लो लगा होगा वो मेरा पहला एसएल होगा। अगर इसके ऊपर इसने 3-4 दिन सस्टेन कर लिया, तो फिर मेरा मूविंग एवरेज ही मेरा एसएल लगा लूंगा, मेरा बाइंग प्राइस ही मेरा एसएल लग जाएगा। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में अलग है, मतलब अपोलो हॉस्पिटल ही तो है सर ये, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में अलग है। क्या अपोलो हॉस्पिटल में अलग है सर? सर ईएमए नहीं है, सिंपल मूविंग एवरेज में बोल रहा हूँ, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ईएमए नहीं है ये, सिंपल मूविंग एवरेज, या फिर मूविंग एवरेज जो लिखा होता है वो है ये 200 डीएमए का डेली चार्ट पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाया हुआ है, और हम उस स्टॉक को फॉलो करते हैं जो इस कंडीशन में फॉलो कर रहा है अच्छी तरीके से, जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, उस स्टॉक्स को हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब कौन सा स्टॉक्स है वो मत आप लोग दिखाओ। 10 लाख से अरे झुंझुन वाले ने बाइंग कर लिया, तो आपके पास भी अगर 10 लाख रुपए है तो आप भी बाइंग कर लो उसको, ठीक है। अब झुंझुन वाले ने क्या बाइंग किया, उससे क्या लेना देना है, सीखने आए हुए, इंट्राडे करनी ट्रेडिंग 5,000 या 50,000 रुपए की है, बात करेंगे हम करोड़ों की यहाँ पे, तो कैसे होगा। तो जो कर रहे हो वो तो कर लो पहले, फिर बाद में वो देख लेना कौन सा झुंझुन वाला ने बाइंग किया, वॉरेन बफेट ने क्या बाइंग किया है, सब वो खरीद लेना आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, इस मूविंग एवरेज को हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारा मूविंग एवरेज को क्रॉस करने से पहले, जैसे ये स्टॉक्स यहाँ पे कैसे 3-4 दिन 5 दिन यहाँ पे रुका हुआ है, मैं बार बार आप लोगों से एक चीज बार बार बताता हूँ कि अगर स्टॉक्स रुक रहा है, क्रॉस करेगा, तब हमारे लिए अच्छा है। अगर ये यहाँ से आते, जैसे ये स्टॉक्स यहाँ से निकला 1100 से निकल के ये 1400 को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे 1450 को, तो हम इसे खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसने 300 पॉइंट की मूवमेंट दे दिया है। तो यहाँ पे हर समय हमारे पास आके ये कंसोलिडेट करना चाहिए, जैसे ये कंसोलिडेट कर रहा है, तभी हम इसे देखेंगे अगले दिन।
अभी और स्टॉक्स में देखते हैं, जैसे कुछ और स्टॉक्स में चलते हैं। जो अच्छे से फॉलो कर रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं फॉलो कर रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो अच्छे से फॉलो कर रहा है, स्टॉक मूविंग एवरेज तो हर स्टॉक्स में लगा होता है, ट्रेंड लाइन हर स्टॉक्स में बनेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां पे दिल करेगा वहां पे आप बना सकते हो। लेकिन जो फॉलो कर रहा है हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। बजाज ऑटो, पीछे भी देखो, यहाँ भी देखो रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ भी सपोर्ट लिया और यहाँ भी सपोर्ट लिया है। इस कंडीशन में क्या होनी चाहिए, देखो दो कंडीशन, एक तो क्या हो रहा है कि स्टॉक नीचे से ऊपर निकल के जा रहा है, तो ये नीचे से ऊपर निकल के नहीं जा रहा क्योंकि एक ही बार बना और ये ऊपर निकल के चला गया, हमें इसमें कुछ नहीं देखा हमने। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये स्टॉक हमसे छूट गया है, तो इस स्टॉक में अगर हमें री एंट्री लेनी होगी ना, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये हमारे मूविंग एवरेज के पास आए और यहाँ पे 4 दिन 5 दिन 6 दिन ये रुके स्टॉक, तब अब यहाँ पे री एंट्री लेंगे। दो तरीके से बाइंग करेंगे, एक तो फ्रेश, अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है 2 बार 3 बार यहाँ पे आया, इसने रेजिस्टेंस बनाया और रेजिस्टेंस बना के ऊपर निकला, तब हम इसे लेंगे, लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद में। अब अगर ये ऊपर निकल चुका है, हमें नहीं पकड़ में आया, तो वापस जब नीचे की तरफ आएगा और हमारे मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पे 4 दिन 5 दिन कंसोलिडेट करेगा, तब हमारी एक नई एंट्री फिर से यहाँ पे बनेगी। और उस कंडीशन में एसएल फिर से आपको क्या लगा के रखना पड़ेगा, अपने मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग। देखिए अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाएगा, एक आध कैंडल नीचे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर कैंडल क्या होनी चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेट करनी चाहिए, और उसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, मूविंग एवरेज के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है कभी भी, देखो छोटा स्टॉप लॉस लेके चलोगे ना तो आपके 4 स्टॉप लॉस होंगे, 2 टारगेट होगा, आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन ये अंदर आपके अंदर ये कला होनी चाहिए, भाई स्टॉप लॉस मांग रहा है, स्टॉक्स मांग रहा है, बोला मैं स्टॉप लॉस ही करूंगा आपका, तो उसको दे दो। वो आपसे मांग रहा है कि नहीं यहाँ से तुमको पैसा लेके जाऊंगा, मैं 1000 लेके जाऊँ 2000 लेके जाऊंगा, मुझे आपको देना है, आराम से दे दो। नहीं दोगे तो अच्छे अच्छे ट्रेड आपके छूट जाएंगे, आपका पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। अब अगर यहाँ से अगर आप 1% 2% लॉस पे नहीं निकल पाते, तो जाहिर सी बात है 5% लॉस में तो आप निकलोगे नहीं, फिर आप निकलोगे कम से कम 20% लॉस में। पहली बात तो हमने कैपिटल ब्लॉक कर दी, दूसरी बात हम निकल रहे, हमने टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया अपना, उस ट्रेड में शायद बहुत सारे अच्छे ट्रेड हमसे छूट गए होंगे। क्योंकि जब एक लॉस की पोजीशन खड़ी हो जाती है ना बड़ी, तो फिर हिम्मत नहीं करती है बाइंग की पोजीशन लेने में यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। जैसे और कोई स्टॉक देखते हैं, देखो जो अच्छे से फॉलो करे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो अच्छे से फॉलो कर रहा है उसे हम फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं फॉलो कर रहा उससे हमें कुछ लेना देना उस स्टॉक से नहीं है। यहाँ पे देखो ये रजिस्टेंस को अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, 1-2 दिन नीचे जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर टाइम क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है इसको, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ये भी देखो ज्यादातर टाइम फॉलो ही करता है पीछे। बंधन बैंक, यहाँ पे देखो, यहाँ रजिस्टर, ये सपोर्ट, पिछले 3-4 बार हम देखेंगे, पीछे के 3-4 पूरी हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं हम, अब वो नए क्या कर रहा है, नए 3-4 बार क्या कर रहा है वो देख रहे हैं। अगर इसका पूरा खोल के देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, पिछले 3-4 बार इसने क्या किया इस मूविंग एवरेज के पास में, ज्यादा ऊपर नीचे कट किया, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं देखना। यहाँ पे देखो सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे है रेजिस्टेंस, फिर कुछ दिन बाद घूम के, देखो कितना अच्छा सरल तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका है पैसे बनाने का। लेकिन लोग क्या है ना, सरल तरीके लोगों को पसंद नहीं आते, यहाँ पे लोगों को सिंपल चीजें यहाँ पे पसंद नहीं आती स्टॉक मार्केट में, उनको कॉम्प्लिकेटेड चीजें ही चाहिए। जब तक वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे ना, तब तक उनको लगेगा ही नहीं कि वो मेहनत कर रहे हैं। इंडेक्स में भी कर सकते हैं, अगर इंडेक्स फॉलो कर रहा है इंडेक्स को भी आप कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, सबको आप कर सकते हैं। बस वो फॉलो करते रहना चाहिए। पिछले 3-4 बार उसने क्या किया उस पर ध्यान रखो, पिछले 10 बार की बात नहीं करना, पिछले 3-4 बार उस मूविंग एवरेज के पास वो क्या कर रहा है वो आपको फोकस करना है। अगर वो फॉलो कर रहा है मतलब ये कुछ काम करेगा यहाँ पे। फिर ये अब यहाँ पे ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है, देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे गया, तो ये ज्यादा डाउनफॉल नहीं है, तो यहाँ पे आप तुरंत भी ले सकते हो, क्योंकि आपका एसएल कितने का बनेगा, 80 का बनेगा। ट्रेड कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आपका 300 पे बन रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं। लेकिन अगर यही 240 से आके इसको डायरेक्ट क्रॉस करता तब हम नहीं लेते, तब हम वेट करते, या तो ऊपर जाके कंसोलिडेट करता या फिर ये नीचे इसी लेवल के नीचे कंसोलिडेट करता, दोनों जगह कंसोलिडेशन चल जाएगा हमारा। इंडेक्स में भी देख सकते हैं सर, कंसोलिडेशन में एंट्री जब हाई रेंज को क्रॉस करेगा तब, जैसे मान लीजिए कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर इसके नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है तो जो भी एक वीक जो भी कुछ होगा उसका एक हाई होगा ना, 4-5-10 दिन के जो कंसोलिडेशन का लेवल होगा उसका एक हाई होगा, और मूविंग एवरेज के ऊपर निकला होगा तो उस हाई के ऊपर हम एंट्री ले लेंगे यहाँ पे।
और उसी जो कंसोलिडेट का जो एक रेंज बनाएगा, उसी रेंज का लोअर एंड हमारा एसएल हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे, ज्यादातर इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही यूज करेंगे हम, या फिर अगर आपको बीटीएसटी लेना है तो भी आप लेके जा सकते हो। पीरियड मूविंग एवरेज सर डेली चार्ट है, 200 यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने 200 में वन एक शुभ के लिए होता है ना कि 201, जब हम बारात में जाते हैं किसी को देना होता है तो 1001, 501, 201, तो इसलिए मैं 201, 101 ऐसा फॉलो करता हूँ ज्यादातर, 51, 21 इस तरह से फॉलो करता हूँ ज्यादातर डेली चार्ट पे। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर फॉलो कर रहा है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तो मूवमेंट हमारी इतनी बड़ी हुई थी, यहाँ पे देखो ये फॉलो कर रहा था, यहाँ पे इसको फॉलो किया, गिरा, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, अब रेजिस्टेंस के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, उसके बाद फिर ये निकला। ये स्टॉक देखो पिछले 4 टाइम क्या किया है, तो फॉलो कर रहा है इसको, ठीक ना। अब ये देखो कितना अच्छा, ये ट्रेड ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है हमारा, ज्यादा बड़ा एसएल भी नहीं होगा। कितने एसएल बन रहा है, 50 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बनेगा आपका, 60-70 पॉइंट का, सॉरी। और इसके ऊपर निकलेगा तब हमारी बाइंग बनेगी क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है। बीबीटी से ये भी देखो कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है, ये निकल गया, मान लीजिए देखिए ये वन वे, ये देखो ये वन वे जा रहा है, इसे हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 782 से कहाँ निकल गया डायरेक्ट, ये 1000, तो यानी 782 से 1000 लगभग ये 22 ये और 22 ये लगभग 240 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं घुसने जाएंगे, अब हम वेट करेंगे कंसोलिडेशन का। जैसे ये कंसोलिडेट कर रहा है मूवमेंट के पास, ये दिख रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, और इसी में अगर आप छोटी सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे तो आपका ये ट्रेड बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ट्रेड यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली, कंसोलिडेट भी कर रहा है मूवमेंट के पास में। अब यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पे जब एंट्री बनेगी तो स्टॉप लॉस कहाँ लगा के रखेंगे, ये स्विंग लो, जो भी एक स्विंग लो, इसको ये सेफ होगा ज्यादा 980 के आसपास। एंट्री कहाँ पे बन रही है आपकी 1070, स्टॉप लॉस 980, 10% का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। और देखो स्विंग ट्रेडिंग में आपको यही देखना पड़ेगा, 7 से 10% का एसएल बनेगा ही बनेगा आपको, अगर बड़े प्रॉफिट आपको चाहिए तो। मतलब इसको नहीं फॉलो करूंगा मैं, ये इसको नहीं फॉलो करूंगा, ठीक है। जो फॉलो कर रहा है, हम किसी को नहीं फॉलो कर रहे, सिर्फ मैं चार्ट देख रहा हूँ कि कौन सा चार्ट अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। जो नहीं फॉलो करता है छोड़ देता हूँ, ये नहीं कर रहा, ऊपर नीचे डायरेक्ट हो रहा, मैं इसे देखूंगा भी नहीं मूव रेंज लगा के। ये कंटिन्यू अच्छा कर रहा है, यहाँ पे देखो कितना अच्छा 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ऊपर की तरफ निकला, फिर ब्रेक किया तो मूवमेंट जबरदस्ती यहाँ पे नीचे की तरफ मिली। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा भारतीय एयरटेल, आप देख रहे हो ना, ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये रेजिस्टेंस है इसके लिए, 508 510 का एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये ध्यान रखना, डेली चार्ट के इसके ऊपर क्लोज करेगा तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए, ये बहुत अच्छे से निकल के जा सकता है, फिर 550 की तरफ जाएगा फिर ये, क्योंकि पीछे ये फॉलो कर रहा है। इसको जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। देखो इसके देखने से ना, सब इन सब चीजों को, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, एक्सटेंड, जब हम कंटिन्यू सब बना के देखते रहते हैं ना, पीछे से हमारे जहन में चलता रहता है ना, तो हमें पता चलता है कि इसमें जो बड़े ट्रेडर हैं वो किस तरह के ट्रेड लेते हैं, और हमें उनको ही ट्रेड करना है, क्योंकि बड़ा पैसा हमारा तभी बनेगा जब हम उनके साथ साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अब देखो एक सज्जन कृष्ण कुमार लिख रहा है कि बैंक निफ्टी में 1 मिनट में 200 ईएमए को फॉलो कर सकते हैं। सर आपकी मर्जी है, आप 200 ईएमए लगा लो, 400 लगा लो, 650 लगा लेना, और जरूरत पड़े तो 1000 भी लगा के देख लेना। मतलब जहां पे बता रहा हूं वहां नहीं समझना है, जहां नहीं बता रहा हूं वहां समझना है। आप लगा के देखो, उसको काम करता है तो करो ना, मैं कहां मना कर रहा हूं सर। सब हर चीज मैं थोड़ा फॉलो करूंगा, मुझे जो 2 चीजें 3 चीजें अच्छी लगी मैं उसमें कंटिन्यू काम कर रहा हूं। आपको अगर जो मैं कर रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आपको यहाँ पे देखो, कोई चीज अच्छी है या नहीं है ना, उसके लिए आप 100 ट्रेड डिसाइड करना। आपको अगर लगता है कि इस चीज को मैं बैंक निफ्टी में फॉलो करूंगा 1 मिनट के चार्ट पे, तो कम से कम 100 ट्रेड लेने की हिम्मत करना, तभी उसका रिजल्ट आपको समझ में आएगा। होगा क्या, आप लोग क्या करते हो, 4 दिन 5 दिन फॉलो करोगे, भाई 4 दिन 5 दिन मार्केट किस तरह का है, हो सके डाउन ट्रेंड में है, नहीं अच्छा काम करे, अप ट्रेंड में शायद अच्छा कर रहा हो, साइडवेज में फिर से ना काम कर रहा हो। जब तक ये सारी सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी ना, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज, तब तक आप किसी भी स्ट्रेटजी का रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो।
तो ये तीनों ही चीजें आपके साथ में मिलेंगी। इसके लिए मैं बोलता हूं कि 100 ट्रेड करना। 100 ट्रेड करने का मतलब ये होगा कि हम 5 महीने ट्रेड कर रहे हैं और 5 महीने में ये सारी कंडीशन हमें मिल जाती हैं। डाउन ट्रेंड में भी मिलेगा, अप ट्रेंड भी मिलेगा और कंसोलिडेशन यानी साइडवेज लेवल भी मिलेगा। तो हमें हमारी जो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं ना, फिर उससे हमें समझ में आता है कि ये डाउन ट्रेंड में किस तरह से काम कर रही है, साइडवेज में किस तरह से काम कर रही है और अप ट्रेंड में किस तरह से काम कर रही है। सबसे बेहतर ये काम किस ट्रेंड में करती है, अप ट्रेंड में या साइडवेज में। तो आपको ये ढूंढ के निकालना पड़ता है। ऐसे बैठे बैठे यूट्यूब वीडियो देखने से नहीं खाली बन जाएगा। 100 ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा, कलेजे को थामना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि जब तक आप कलेजे पे कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक आपकी स्ट्रेटजी हो सके आप वहां पे 4 रुपए डर के मारे निकल गए, लेकिन वो बाद में उसने 40 रुपए का मूव किया। तो आपको वहां पे बैठे रहना पड़ता है एक कंडीशन लगा के, या तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा या फिर टारगेट लूंगा। टारगेट की आपको एक कंडीशन डिसाइड करनी पड़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, जिसको ये फॉलो कर रहा, हम नहीं फॉलो कर रहे, मैं बार बार बोल रहा, हम नहीं मूविंग एवरेज कुछ लगा रहे, हम सिर्फ चार्ट पे देख रहे हैं कि कौन सा स्टॉक इस चीज को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। जिसको ये बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है मैं उसको फॉलो करूंगा, बस ये है कंडीशन हमारी। इसमें हमने कुछ वो नहीं किया है कि हमने कुछ इसमें लगाया है या हमने कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, हमने कुछ नहीं किया है। बस मैंने सिर्फ इतना किया है कि कौन सा स्टॉक अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। जबकि आप क्या करते हो, हर स्टॉक्स में 200 लगा के देखोगे, हर स्टॉक्स में 100 डीएमए लगा के देखोगे। सबके लिए नहीं देखना। मैंने 20-30 वाली स्ट्रेटजी बताई, वो भी सबके लिए नहीं बताई। मैंने बताया कि जो स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहे होंगे उसमें वो बेहतर काम करेगा। तो पहले आपको डेली चार्ट पे जाके ये देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है या नहीं है। इसमें टारगेट सर चलता रहता है, इसमें टारगेट फिक्स नहीं रहेगा। हम मूविंग एवरेज में ले टारगेट फिक्स नहीं है, टारगेट मोमेंटम को हम ट्रेड करते हैं। कई बार आपको टारगेट 5% में मिलेंगे, कई बार ये टारगेट 20% 25% में भी आपको निकलने ही नहीं देगा। ठीक है ना, तो हमेशा अगर बड़े ट्रेड लेना है तो पिछला स्विंग लो आपका एसएल होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो आप। देखो 5% में भी मिल जाएंगे, 5% के एसएल भी मिलेंगे आपको, 3% के भी एसएल मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से बना है। अब देखो इसका एसएल ऑलरेडी अगर यहाँ से निकलता है, मान लो यहाँ के 508 के आसपास जाके कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ये 490 तक आता है, तो 90 और ये 8 यानी लगभग हमारा 20 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बनेगा, 4% का बनेगा। अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ कैसा कंसोलिडेट कर रहा है, उसी हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। अगर स्टॉप लॉस मेरा ज्यादा बन रहा है कि मान लो 10% 12% का एसएल बन रहा है, मैं छोड़ दूंगा उसको। वो भुला थोड़ू रहा है कि भाई हाथ पकड़ के ले थोड़ू जा रहा है, नहीं तुम्हें लेना ही लेना है। अभी तो हमारी गलती है कि हम जबरदस्ती घुस रहे हैं वहां पे। अगर जबरदस्ती घुस रहे हैं 20% एसएल के लिए, तो क्वांटिटी को कम करके मैं घुसूंगा वहां पे, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट तो फिक्स है ना कि मैं इस स्टॉक में 10,000 रुपए ही देने वाला हूँ लॉस करने के लिए। तो 10,000 में जितनी क्वांटिटी लॉस करने के लिए बनेगी उतनी मैं ले लूंगा, 20% का अगर वो कैलकुलेशन करूंगा तो। सर स्विंग लो एक्सपेंड, स्विंग लो का मतलब ये है, अब देखो ये स्टॉक्स का स्विंग लो का मतलब ये है, ये यहाँ पे क्लोज है, तो इसका स्विंग लो का मतलब है ये लास्ट लो। लास्ट लो समझ लो, स्विंग लो छोड़ दो, लास्ट लो समझो। जो भी लास्ट लो बनेगा वो हमारा एसएल बनेगा। जैसे अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग कर लिया, मान लो जैसे किसी ने यहाँ पे मान लो बाइंग कर लिया, वो यहाँ तक रुका हुआ है, तो अब वो क्या करे, यहाँ तक आया, अब यहाँ से जब वो ऊपर निकला तो उसका एसएल ये हो जाएगा। इसने एक फिर से लो लगाया, वापस ऊपर की तरफ निकला, तो इसका नया एसएल इसका ये हो जाएगा। इसने फिर से लगाया, ये लो लगाया, तो अब इसका एसएल यहाँ पे चल रहा है तो ये हो गया। अब ये वापस यहाँ तक गया, शायद फिर 480 आएगा, तो इसका एसएल धीरे धीरे क्या होगा, एसएल को ऊपर की तरफ लेके चलते जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखना है आपको कौन सा स्टॉक अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। ये नहीं कर रहा, ऊपर नीचे, मैं भी नहीं करूंगा इसको, मुझे पकड़ के थोड़ा करवाएगा ये कर रहा है। अभी आप लोग को ध्यान होगा, एक बार तो मैंने इसको दिया भी था 3600 पे। ये देखो इस स्टॉक को देखो, मतलब वो देखने से ही आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे पैसा बनेगा यार ये, लेकिन वो थोड़ी सी ढूंढने वाली मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना। एक्सप्लेनेशन और सिंपल मूविंग का डिफरेंस क्या है, क्या आपने लिखा था, चलो जा रहा सर। डे रेजिस्टेंस के ऊपर 200 डीएमए हो तो स्टॉक्स लूंगा। डे रेजिस्टेंस के ऊपर हो तो हाँ, उसके ऊपर चला जाना चाहिए, तब हम लेंगे। जब तक ये नीचे है तो हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। एक तो ये हो गए हम यहाँ पे कि देखो इसको हम सिर्फ डेली पे देख रहे हैं, इसको इंट्राडे वाला माइंडसेट निकाल दो यहाँ पे आप।
इसको आप ये माइंडसेट लेके चलो कि मैं इसको लेके जाऊंगा। अगर आपको इंट्राडे प्ले ही करना है तो ये ध्यान रखना कि 200 डीएमए के ऊपर क्लोज करे, हायर प्राइस के आसपास क्लोज करे, तब फिर अगले दिन आप एक बार इसमें इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा हर चीज को इंट्राडे को डेली में, डेली वाले को स्विंग में वो मत करो। इसको हमने सिर्फ स्विंग के लिए रखा है तो स्विंग के लिए फॉलो करो आप। जब भी ये निकलेगा इस तरह की से एक मूवमेंट आपको अच्छी मिलेगी। जितना ज्यादा बार रुका है, नहीं जा रहा है, उतने चांसेस होते हैं कि अगर निकलेगा तो अच्छी मूवमेंट देगा, क्योंकि स्टॉक परेशान हो गया है। तो यहाँ पे पैसा बनाने वाले लोग पैसे लेके आएंगे यहाँ पे इसके लिए। ठीक है, ये देखो नहीं फॉलो कर रहा, तो हमें इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये फॉलो कर रहा है, ये बीच में टेढ़ा क्यों है, इतना ज्यादा कर दिया भाई। अच्छा, स्प्लिट होगा, क्या होगा, 2000, हाँ ये ठीक है। नहीं है उतना अच्छा, नहीं अच्छा लग रहा, छोड़ देंगे। ये भी ऊपर नीचे ही हो रहा, देखो आप, ये ठीक है, लेकिन 2 ही बार है, कम से कम 2-3 बार तो जाने दो। ये भी स्प्लिट हो गया लगता है, ये भी 2019, हाँ ये ठीक है लग रहा। ये देखो पिछली बार अच्छे से फॉलो कर रहा, फिर ये आया नीचे की तरफ आया और डायरेक्ट एक ही बार में क्रॉस कर रहा है। तो इसके लिए क्या अच्छी कंडीशन क्या होती, अगर ये यहाँ पे जैसे ये ऊपर निकल गया, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट के बाद अगर इस हाई प्राइस को निकालता तब हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। ये जरूरी नहीं हर स्टॉक्स में एंट्री होगी ही आपकी। अब इसको ध्यान, ये पीछे क्या कर रहा है, हाँ ये देखो प्रॉपर रेजिस्टेंस ले रहा है। अब ये फिर से इस जगह पहुंचे, ये सबसे बेहतरीन स्टॉक्स आपको मिल गया। कौन सा, ये कोल इंडिया। अब यहाँ पे देखो इस जर्नी के बाद में जैसे ये 118 से निकला 133, 18 से 33 यहाँ पे निकल गया, मतलब मान के चलो कि 10% का मूवमेंट यहाँ पे कर चुका है। अब यहाँ पे अगर ये 1-2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद में निकलता है तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो सकती है कोल इंडिया में। हाँ बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में भी देख सकते हो, जहाँ बने वहां देखो सर, फिक्स थोरू है। ये तो मैं सारे स्टॉक्स के लिए देख रहा हूँ ना। ये फॉलो कर रहा है अच्छी तरीके से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसको देखो। तो ये कॉन्फिडेंस देते हैं अगर किसी एक चीज को आप फॉलो करते हो। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना कि एक चीजों को फॉलो करोगे तो आपको पैसा तो मिलेगा। स्टॉक मार्केट पैसा आपसे लेगा नहीं अगर आप किसी रूल्स के साथ में ट्रेडिंग करते हो। यानी रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग आप करते हो तो आप इंट्राडे करो, डेली करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, मार्केट आपसे पैसे नहीं लेगा। अगर आपके पास कोई रूल नहीं है, आप कभी भी किसी भी समय कहीं भी खरीदोगे, कुछ भी बेचोगे, तो मार्केट आपको कभी पैसा देगा नहीं। ये नोट करके रख लेना। यही फर्क है आप में और जो प्रोफेशनल होते हैं उनमें, बाकी और कोई फर्क नहीं है। बाकी आप सब चीज अच्छी करते हो, लेकिन आप किसी रूल्स को फॉलो करके नहीं करते हो। आपके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। आप पैसा तो बहुत अच्छा बना लोगे, लेकिन शायद 2 ट्रेड में सारा पैसा दे दोगे। ये फर्क है आप में और हम में। मैं उस 2 ट्रेड में पैसे देने वाला नहीं हूँ। मैंने जो पैसे एक बार मार्केट से ले लिए हैं ना, वो मार्केट को देने में कतराऊंगा। आप पैसे ले लेते हो तो आपको ये लगता है कि चलो यार अब रिस्क में बड़ा ले सकता हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे पास 1 लाख थे, अभी मेरे पास 2 लाख हो गए, तो अब मैं 2 लाख से रिस्क लेके खेलूंगा। मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास 2 लाख आया तो मैं 1 लाख उसमें से बाहर निकालूंगा। अगर मैं 1 लाख को 2 लाख बना सकता हूँ तो फिर से उसी 1 लाख को 2 लाख बनाऊंगा। समझ रहे, ये फर्क होगा आप में और हमारे में। ये स्टॉक्स अच्छे से फॉलो कर रहा था और देखो कितने अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक्स देख रहे हो, इसका नजरिया आपको दिख रहा है कितना अच्छा ये फॉलो कर रहा है, कितना अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस इंतजार करना है कि हाँ यार जिस दिन निकले बस काम हो गया हमारा। यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट आपको मिल जाएगी। ये देखो कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, ये भी ब्रेकआउट की तैयारी में है। कौन सा, गुड फ्राइडे, यहाँ पे भी नजर बना के रख सकते हो आप। स्टॉक लिख लो, देखो कि कौन सा जा रहा है, अपनी वॉच लिस्ट बना लो, हर दिन उसको चेक करो, क्योंकि ये आज ही ब्रेक करेगा तो कल हमारे लिए आएगा ना। तो जितने हमने लिख लिया कि मेरे पास भाई 20 स्टॉक इस जगह के आसपास पहुंच चुके हैं, और वीक में कम से कम एक दिन आप करोगे ना, संडे को संडे भी करोगे ना, तो भी आपका निकल आएंगे स्टॉक इसमें बहुत अच्छे। सिर्फ संडे को एनालिसिस करो आप। क्लियर हुआ ये? दोनों ही कंडीशन में ऊपर और नीचे। अभी देखो ऊपर वाली साइड में ये देखो गोल्ड है, गोल्ड को मारा देखो 200 के पास में, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे सपोर्ट इसने लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ये देखो सपोर्ट लिया यहाँ पे, अभी ये सपोर्ट लिया, लेकिन अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अब इसका देखो ये जो सपोर्ट लेने का यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको ध्यान से देखो।
ये जो सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी जगह के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे आया, नीचे आके इसने डायरेक्ट एक दो कैंडल के ऊपर फिर से निकल गया, तो हो सके आके यहीं पे ये कंसोलिडेट करे, यहीं पे कंसोलिडेट करे फिर से आके ये गोल्ड। जब ये कंसोलिडेट कर देगा फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। गोल्ड में ट्रेड लेने से पहले देख लेना भाई मेरे कि क्या उसका मतलब बहुत सारी कंडीशन रहती है ना, कितने पैसे में कितना देते हैं वो लोग तो बहुत कम पैसे में शायद बहुत ज़्यादा दे देते हैं। एक दो बार मैंने ट्रेड किया था गोल्ड, तो उस समय बहुत कम लेते थे वो लोग, मेरे ख्याल से 8,000 रुपये में वो 100 ग्राम दे देते थे सोना इंट्राडे के लिए। यहाँ पे देखो ये अच्छे से फॉलो कर रहा, अब ये अच्छे से फॉलो करने के बाद बड़ी कैंडल बना दिया, छोड़ दो, क्यों इसके पीछे क्यों पड़ेंगे, जब दोबारा कभी आएगा तब देखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, दूसरा स्टॉक ढूंढ लेंगे हम। लेकिन ट्रेंड, आपको ट्रेंड समझ में आएगा, और इन्हीं स्टॉकों में से आपको इंट्राडे के लिए मिलेंगे, क्योंकि यही स्टॉक ट्रेंडिंग है, यही स्टॉक ट्रेंड में है, यही काफी कंसोलिडेट के बाद में ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो आपको इंट्राडे मूवमेंट भी इसी में मिलेगी, इन्हीं सभी स्टॉकों में मिलेगी। तो ऊपर की तरफ जाएगा, देखो ये कुछ नहीं कर रहा, छोड़ दो। आपको देखो ध्यान देना है, बस थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते तो कैसे पैसा बनाओगे। आप लोग सोचते 2 मिनट में आऊं देख लूं पैसा बना लूं, तो नहीं होगा ना सर। ठीक है, ये समझ में आया। एक मिनट, पहले मैं स्क्रीन को करके क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये स्क्रीन बंद की, चैट किधर गया भाई, एक ही चैट विंडो, हाँ आ गई चैट। हाँ ये क्या लिख रहे भाई, 1 2 3 4 क्या लिखा था आपने। हाँ वॉल्यूम वहाँ पे देख लेना, वॉल्यूम को देखने में कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम तो बताया ना, डेली चार्ट के लिए तो मैंने वॉल्यूम बताया ही है, तो एक ही चीज को बार बार वहाँ पे जरूरत नहीं है। डेली चार्ट में हम जो भी देख रहे हैं वहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं, इंट्राडे में मैं जो भी देख रहा हूँ मेरे को वॉल्यूम से कुछ लेना देना नहीं है, शायद उसी कैंडल में ही मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, तो मैं वॉल्यूम देखूंगा कब। होता है ना कभी कभी आप देखोगे कि उसी कैंडल में ही आपको 2% 3% की मूवमेंट मिल जाएगी, खत्म हो गई। सर एंट्री मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा तब बनानी है, ठीक है। कंसोलिडेट कर रहा है तो कंसोलिडेट की जो रेंज बनेगी उस रेंज के ऊपर बनानी है। सर ये आप पूछ रहे पीरियड कितना का, इतनी देर से बता रहा हूँ 200 डीएमए है। टारगेट हमेशा मोमेंटम रखना है सर, मूविंग एवरेज का टारगेट नहीं निकलता है, टारगेट मोमेंटम को पकड़ना है। एचबीएल पावर कौन से बेस पे लिया है आपने लॉन्ग टर्म के लिए? वो सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं लिया है, मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। वो मैंने लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देख के लिया है कि पावर की जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान में, वो ग्रोथ स्टोरी देख के लेते हैं। जैसे मैंने बहुत पहले 11-12 में मैंने स्टॉक लिए थे, एमआरएफ, सीएट, मारुति, हीरो और जुबलेंट फूड, और बहुत सारे स्टॉक्स इस ग्रोथ पे लिए थे, उसमें बहुत सारे खत्म हो गए। बीएचईएल लिया था, एक पावर की कंपनी बीएचईएल भी थी, जो हैवी पावर के वो जनरेटर क्या क्या चीजें बनाती है बीएचईएल ना, भेल, तो वो भी ली थी, खत्म कहानी हो गई उसकी। तो ऐसे खत्म भी हो जाएंगे, सबके सब नहीं चलेंगे जीवन में, ध्यान रखना। अगर आपने 10 सेलेक्ट किए हैं तो अच्छे 10 सेलेक्ट आपने किए हैं, तो ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं उसमें से 5 आपके बहुत अच्छे मल्टीबैगर निकलेंगे, और 5 ये भी गारंटी लिख के दे दूंगा कि उसमें से 5 आपके खत्म हो जाएंगे। मेरे खत्म होने वाले स्टॉक रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, जेपी एसोसिएट, जेपी इंफ्रा, जेपी पावर, सुजलॉन एनर्जी, यूनिटेक, जीवी के पावर, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स खत्म हो गए मेरे, मतलब कहानी उनकी खत्म हो गई उन स्टॉकों की। तो ऐसे खत्म हो जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सेम अमाउंट हर स्टॉक्स में लगा के रखा है ना, तो एक उसमें का सारा लॉस आपका कवर कर देगा, एक सारा लॉस कवर कर देगा, बाकी 4 आपको मल्टीपल रिटर्न लेके जाएंगे। लेकिन सबके सब किसी भी बड़े, कोई भी बड़ा पोर्टफोलियो, किसी का नाम जानते होगे ना बड़े इन्वेस्टर का, उसका पोर्टफोलियो गूगल में जाके सर्च करना और उसके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स खाली देखना, आप 60% स्टॉक्स उनके रहेंगे। मतलब 60% का मतलब ये हो गया, अगर उनके पास 10 स्टॉक्स होंगे तो 6 स्टॉक्स उनके बिल्कुल खत्म हो गए, 4 ही स्टॉक्स उसमें तो उनके मोमेंटम में होंगे, मोमेंटम मतलब प्रॉफिटेबल होंगे उनके। लेकिन वो 4 इतने बड़े प्रॉफिट में होंगे ना कि उसका एक का जो 6 का लॉस है ना, वो एक कवर करके भी प्रॉफिट में रहेगा, मतलब एक ही कवर कर देगा।
सर जी अब कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए? सर लॉन्ग टर्म में अभी भी आप फोकस कर सकते हो। जुबलेंट फूड खराब तो हुआ है, जुबलेंट फूड पे आप फोकस करो। कुछ फ्यूचर जो ब्रांड कंपनियां जो कपड़े उपड़े बनाती हैं, जूते बनाती हैं, इनको सेलेक्ट करो आप। खाने पीने की चीजें, बियर सेलेक्ट कर लो। थोड़ी बियर वियर लेते ही होगे ना आप लोग भी, तो वो सेलेक्ट कर लो। आप लोग का भी दिल बहला रहेगा और उसमें इनकम भी तो बढ़ेगी ना। आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी पी है, उसके हिसाब से आपको अंदाजा लगेगा। अगर मैं पिछले साल मैंने सिर्फ 1,000 की पी थी, इस साल मैंने 3,000 की पी है, तो मतलब ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही मतलब कंपनी की प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो वो एक दो ले लो। कुछ ये अपनी टू व्हीलर कंपनियां ले लो। ठीक है, बैंक ले लो। मैं तो फोकस बैंक पे मुझे ज्यादा है, क्योंकि बैंक जो बाकी देशों के बैंक जिस तरह से ट्रेड करते हैं ना, जीडीपी के डबल ट्रिपल ट्रेड के मतलब 2 टाइम 3 टाइम ट्रेड करते हैं, हमारे यहाँ का वन भी नहीं है अभी। तो हमारे यहाँ बैंक में है, लेकिन थोड़ा सा डर भी बैंक में लगा है। तो बड़े बैंकों को ले लो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। 3 4 बड़े बैंकों को ले लो। एक एसबीआई रख लेना, भले रिटर्न नहीं देगा लेकिन रख लेना एक एसबीआई भी थोड़े बहुत क्वांटिटी में। टीवीएस मोटर भी ले सकते हो, लेकिन उससे अच्छा मैं बोलूंगा हीरो ही लो ना। फिर क्यों, अगर टीवीएस हीरो और बजाज तीन ही तो अपने पास में टू व्हीलर की हैं, तो मैं बोलूंगा हीरो ले लो आप। एक मिनट रुको, कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है भाई? देखो ये वहां से चिल्ला रही थी, इतनी देर से चिल्ला रही थी बाहर, डैडा डैडा। ये देखो कौन है। बाय करो, बाय करो। ये देखो बाय करो, ये देखो। हाँ बाय कर रहे, तुम भी करो करो। बाय करो बेटा। ये देखो अपना मुन्नू इधर आ बेटा। ये ये देखो, इधर देखो। अब ये मत देखो, इधर देखो। ये ऐसे कर लो, बाहर हीरो बन जाओ। हाँ नहीं बेटा छोड़ो, चिल्ला मत, अभी बताना मत तुम लोग, ठीक है? हाँ अभी आएंगे थोड़ी देर में, चलो। चलो अपनी कंपनी में समझा जल्दी से। बाय। ये दोनों बाहर से बजा रहे थे, मैं बोला कौन बोल रहा है इतना। हाँ ओके, तो ये समझ में आ गया आप लोग को? सर किसी को भी फॉलो कर रहे हो आप ना, तो आंख बंद करके किसी को नहीं फॉलो कर सकते हो आप। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए लेना है ना, तो फिर मैं बस बड़ी अच्छी कंपनियां जिसका फंडामेंटल ठीक ठाक है। देखो हम आज को देख के ले रहे हैं, अब मैं ये भी मालूम है कि 10 अच्छी फंडामेंटल कंपनियां अगर हम पकड़ेंगे, तो उसमें से 2 3 खराब हो ही जाएंगी। सर सुजलॉन एनर्जी आप जाके देखना, 11 12 में बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, बहुत एक पोजीशन उसने किया सुजलॉन एनर्जी ने। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे वो कर्ज में बोझ में दबते गए। वो जेपी एसोसिएट, जीवीके, जीएमआर, इतनी सारी कंपनियां, बहुत सारे, मैं कम से कम 10 12 स्टॉक तो मेरे पास होंगे, अभी भी पड़े हैं, बेचे नहीं, ऐसे पड़े हैं। कोई 2 में है, कोई 3 में है, कोई 4 में चलता है, कुछ नहीं। तो उस पर कुछ ऐसा नहीं है तो बस। लेकिन हाँ कुछ बहुत अच्छे रिटर्न देगा। 16 16 टाइम रिटर्न देके गए, मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को 16 लाख बना दिया उसने। और जितनी अगर 1 1 लाख में 10 में लॉस हुआ, तो एक ने कवर कर दिया, खाली सीएट ने कवर कर दिया। सीएट को मैंने 110 में लिया हुआ था, सीएट को 1200 1300 में सीएट को मैंने बेचा। एमआरएफ को मैंने 5,000 पे लिया था, 72,000 तक एमआरएफ गया था। कुछ क्वांटिटी बेची, अभी भी क्वांटिटी पड़ी है, सीएट की पड़ी है, एमआरएफ की पड़ी है। यस बैंक जो आज खराब है, उस समय मुझे मल्टीपल रिटर्न देके गया था। 260 वाला यस बैंक को मैंने 1200 1400 1600 तक बेचा हुआ था। इंडसइंड बैंक मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, कुछ क्वांटिटी मैंने सेल की है। कोटक बैंक मेरे पास है, एचडीएफसी है, एसबीआई है मेरे पास में। तो आप देखो धीरे धीरे जो पैसा, देखो मैं क्या बताऊं, आप लोग क्या करते हो ना, 4 दिन 5 दिन आप अच्छे प्रॉफिट में रहते हो, उसके बाद आप छठे दिन आप लॉस कर दोगे पूरा। तो मैं बोलता हूँ ना, अगर आप 4 दिन प्रॉफिट में हो ना, तो 4 दिन अगर प्रॉफिट वाले पैसे से भी शेयर खरीदोगे ना, तो भी कोई बात नहीं।
प्रॉफिट वाले पैसे से ही शेयर खरीद लो, ना ज्यादा अकाउंट में दिखेंगे ना फिर लॉस बड़ा होगा। आप लोग सोचते हो कि बड़ा पैसा यहाँ पे 1 लाख का 2 लाख हो जाए, 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, इस लाख पैसा नहीं बनेगा। अगर आपका 1 लाख 1,10,000 आ गया तो मनाओ कि 10% का रिटर्न है। बैंक में एफडी करोगे ना 5% देते हैं, 5% देने के बाद भी सारे टीडीएस कट करते हैं उसमें से, पता है, लंबा चौड़ा डाल दो तो टीडीएस कट करेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे 10% का रिटर्न आप बना ले रहे हो महीने में, अगर 10% का रिटर्न है तो बहुत बड़ा रिटर्न, लेकिन आपको लोग को संतोष नहीं होता है ना। वो संतोष कहाँ से लाओगे, वो होगा ही नहीं पैसे के मामले में, बड़ा कठिन होता है। और बहुत सारे लोग को मैंने यूट्यूब वो वीडियो बनाई ना कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा, तो बहुत सारे मुझे व्हाट्सअप आए कि नहीं तुमने ट्रेड तो किया होगा, कैसे ट्रेड करोगे, इतना अच्छा मार्केट होगा, तुमने ट्रेड लिया ही होगा। ये कोई रोक ही नहीं सकता कि ट्रेड ना ले उस समय, और खासतौर से तुम ट्रेड नहीं लोगे, इतने अच्छे प्रॉफिटेबल चीजों को देख रहे हो कि हाँ यहाँ से ये हो सकता है, तो ट्रेड क्यों नहीं लोगे। अब नहीं बता सकते ना किसी को, नहीं लोग मानेंगे, क्योंकि आदत, उनकी आदत वो हो चुकी है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको लगता है सब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा। आप लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं करोगे तो हम थोड़ी कंट्रोल करने आपके घर पे आएंगे। आपको देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत अच्छे मार्केट में भी कभी कभी तो ऐसी ऐसी जगहों पे आप ट्रेडिंग नहीं करोगे कि उस दिन मार्केट शायद लगेगा कि मेरा ही वेट कर रहा था कि आज तक मैं ये ट्रेड कर रहा था, देख रहा था तो नहीं जा रहा था, आज ही मैंने छोड़ा और आज ही 400 निकल गया। आएगी वो कंडीशन, आती रहेगी। लेकिन अब अपने आप पे कंट्रोल आप कर लोगे ना कि हाँ अपने हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे, नहीं मन कर रहा आज नहीं ट्रेडिंग करूंगा, देखूंगा लेकिन बैठ के। देखो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, कहीं निकल गए हो तो वो अलग सिचुएशन है। सामने बैठे हो, चार्ट देख रहे हो, टर्मिनल आपका खुला है, सब कुछ आपके पास पड़ा हुआ से, बिल्कुल बस एक क्लिक करना है, आपको लॉगिंग करना है कि भाई लॉगिंग कर लो और ट्रेड ले लो। वो रोकना मुश्किल होता है, तो उसको रोकना सीखो आप लोग। आप लोग तो मोबाइल में, बस में, ट्रेन में बैठे बैठे भी ट्रेड कर लेते हो। लोकल ट्रेन में हमारे यहाँ बैठे बैठे ट्रेड कर लेते हैं, बस में बैठे बैठे ट्रेड कर लेते हैं, पीछे बाइक में बैठे बैठे ट्रेड कर लेंगे। इतनी मतलब कितना टैलेंट, कितना है टैलेंट, कूट कूट के भरा हुआ है कि हम कहीं से भी ट्रेड कर लेंगे। लेकिन फिर वही होगा, घूम फिर के पैसा थोड़ा बनेगा उससे। भाई कहीं भी कुछ करोगे तो शुरू पैसा बनेगा आपका। ठीक है सर, रिलायंस में कर सकते हैं सर, रिलायंस में क्यों नहीं करेंगे, रिलायंस तो करेंगे। एक रिलायंस आपको 4 कंपनियां मिलने वाली है, अगले 4 साल या 5 साल में शायद आपको 5 कंपनियां बन के मिले रिलायंस में। रिलायंस में 5 कंपनियां आपको मिलेंगी। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस ले सकते हो। एचडीएफसी के चारों मेरे पास पड़े हुए हैं, चारों मतलब एचडीएफसी के, और एचडीएफसी का कोई 5वां आएगा वो भी लेके रख लूंगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां रख लो, अगर 10 साल के लिए फोकस करना है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां रख लो आप। हर जगह पे कुछ नहीं तो 15 से 20%, 25% है बाहर के देशों में, हमारे यहाँ 2% लोगों के पास भी इंश्योरेंस नहीं है अभी। तो लाइफ इंश्योरेंस ले लो, कम से कम 2 तो ले ही लेना। एक एचडीएफसी रख लेना, साथ में एसबीआई। एसबीआई थोड़ा पब्लिक सेक्टर की है तो लोगों को बिलीव थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जैसे आप गाँव में एरिया में चले जाओगे ना तो एसबीआई के नाम पे चीजें निकल जाती हैं, और कोई प्राइवेट कंपनियां करोगे तो थोड़ा सा लोग हिचकते हैं वहां पे। एलआईसी अगर लिस्टेड हो जाए तो थोड़ा सा देख सकते, लेकिन मुझे लगता है एलआईसी से अच्छा ये दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं बनाऊंगा 1 तारीख से मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो पोर्टफोलियो बनाऊंगा, पोर्टफोलियो डायरेक्ट दिखाऊंगा आप लोग को। हर महीने मैं कितना उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने कितना रखा हुआ है, उसमें किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जो भी स्विंग ट्रेडिंग करूंगा तुरंत पोस्ट कर दूंगा अपने जो सपोर्ट ग्रुप है ना उसमें पोस्ट कर दूंगा कि ये स्टॉक्स मैंने इतनी क्वांटिटी ले ली है, ये मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा एसएल रहेगा, या ये मेरा, इसको टारगेट को मैं ट्रेल करते जाऊंगा। एसएल तो कम से कम दे दूंगा कि ये मेरा एसएल है। टारगेट एक बार नहीं भी दूंगा तो एसएल तो ले लूंगा। सर एल्कोहल के स्टॉक्स के नाम देना। एल्कोहल के नाम के स्टॉक्स के नाम कौन कौन से, एक तो ये अपनी कौन से यूनाइटेड बेवरेज है वो है, और कौन से रेडिको खेतान, और कौन सा है, बहुत सारी है, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे सर एल्कोहल के। वो देख लेना, अगर पीते होगे तो देख लेना उस पर नाम भी लिखा होगा तो उसको ही ले लेना, उसका नाम तो उस पर लिखा ही होगा ना। ठीक है, सोम डिस्टिलरी, देखो सर ने बता दिया एक, सोम डिस्टिलरी ले लो। यूबीएल, हाँ यूबीएल तो बता दिया मैंने, वो तो मुझे भी पता है। हाँ वही यूबीएल, यूनाइटेड स्पिरिट, अच्छा हाँ ग्लोबल स्पिरिट, मैकडोवेल्स। मैकडोवेल्स तो पिज्जा वाला है ना, मुझे नहीं पता है मैकडोवेल्स, मुझे लगा पिज्जा वाला है वो। आप उसको उसमें लेके जा रहे हो, ओके। देसी पीते आप तो देसी की ढूंढ लेना, कोई देसी कंपनी मिले तो वो लेना भाई। अब उसके लिए क्या बताऊँ, आप क्या करते हो। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है ना। अच्छा, एक सज्जन लोकल ट्रेन चलाकर ट्रेनिंग ले रहे, सर नंबर दे दो, मैं आपको आके उधर उसी में बैठ के आपको बता दूंगा।
कहीं आना जाना होगा तो मेरा भी काम हो जाएगा, टिकट विकट लेना ना पड़े शायद, और आपके साथ बैठा भी रहूंगा और देख भी लूंगा कि कौन कौन सा बटन आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, थोड़ा उसका भी अनुभव आ जाएगा। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, हाँ वो भी है। अब उसका नाम शायद चेंज हो गया, पहले तिलक नगर था मेरे ख्याल से, नाम चेंज कर दिया उन्होंने। चलो फार्मा में देख सकते हो सर, तो फार्मा दवाइयाँ तो चलेंगी, डॉक्टर लाल पैथिक ले लेना, टेस्ट करने के लिए जबरदस्ती लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन बड़ी भाग चुकी है कंपनियां, तो थोड़ा सा वेट कर लो करेक्शन का, नहीं होता है तो छोड़ दो, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, आएंगे जरूर नीचे, थोड़ा बहुत तो नीचे आनी आनी ही चाहिए, 10-12% तो घूम फिर के नीचे आएंगे ही आएंगे। मार्केट में जिस तरह से चल रहा है ना, एक बार मुझे ऐसा लगता है कि 500-600 पॉइंट का एक करेक्शन होना चाहिए मार्केट में। अब कहाँ से होगा वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार होना चाहिए, होगा तो मजा आएगा, फिर नए ट्रेडर या नए इन्वेस्टर जो होंगे वो एंट्री करेंगे यहाँ पे। अब इसी वे में तो भाई अगर मुझे ही लगाना हो तो मैं वेट करूंगा इस वे में थोड़ा सा, या कुछ ऐसे स्टॉक ढूंढ ढूंढ के लगाऊंगा, जो इंडेक्स ट्रेडर होंगे वो तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जीरोधा से करते हो, जीरोधा या कोई, देखो एक सही बात बोलूँ तो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में है, ज्यादातर 90% आईसीआईसीआई डायरेक्ट में ही है मेरा। स्विंग ट्रेडिंग मैं जीरोधा से करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग जीरोधा से कर लेता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑलरेडी मेरे बैंक से वो लिंक रहते हैं ना, तो कभी भी आपको जरूरत पड़ी तो आप तुरंत ही सेल कर सकते हो, उनको प्लेस कर सकते हो वहाँ पे, तो वो हो जाता है वहाँ पे। तो ज्यादातर मेरा वहाँ पे है। हाँ वो लोग चार्जेस थोड़ा ले लेते हैं, ध्यान रखना, लेकिन थोड़ी सेफ्टी बन जाती है। ये कार्बी वाला होने के बाद थोड़ा सा ऐसा नहीं कि सब भाग जाए, भाई नंबर वन है, पहले नहीं था तो पहले से हमने तो 2010-11 से बनाया हुआ है, तो वहीं पे बना है, वहीं पे पड़ा हुआ है, वहीं पे डालते जाते हैं, वहीं पे करते रहते हैं। अब जो नया वाला स्टार्ट करूंगा वो जीरोधा में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा वो जीरोधा में रहेगा, और लंबा बनाऊंगा, छोटा मोटा नहीं बनाऊंगा, आप लोग के सामने सामने दिखेगा, और ग्रोथ उसकी कितनी हो रही है वो भी दिखेगा, लंबा पोर्टफोलियो बनाऊंगा। ओके, ब्रोकरेज, क्या ब्रोकरेज, सन फार्मा, ज़्यादातर सर मेरे पास पहले के पड़े हुए हैं, ठीक है ना, छोटे मोटे ऐड करते रहता हूँ। फिबोनाची यूज़ करते हैं सर, यूज़ करने को आप बहुत सारी चीज़ें, फिबोनाची में भी 5 तरह के आते हैं सब उसमें, तो कितना क्या क्या आप यूज़ करोगे, सिंपल तरीका ढूंढो ना भाई मेरे, सिंपल, जो फिबोनाची यूज़ करेगा वो बाकी चीज़ें फिर यूज़ नहीं करेगा। आप हर चीज अपने आप में परफेक्ट है, देखो ट्रेंड लाइन अपने आप में एक परफेक्ट है, वन मैन आर्मी है ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप में परफेक्ट है, मूविंग एवरेज अपने आप में परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, मूविंग एवरेज भी लगाया, ट्रेंड लाइन भी लगाया, सपोर्ट भी लगा दिया, बोलिंजर बैंड भी लगा दिया, आरएसआई भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, अब वो हो गई खिचड़ी, अब वो किसी काम, कोई काम का नहीं रह गया फिर आप। तो आप कोई भी चीज फॉलो करो, लेकिन कंटिन्यू फॉलो करो, मैं ज्यादा फिबोनाची यूज नहीं करता हूँ, वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्यों लगाना है मुझे, मुझे जो आसानी से समझ में आ रही है उसको यूज करूंगा ना मैं। सन फार्मा भी ले सकते हैं, मूवमेंट ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, सब लग रहा है सन फार्मा को छोड़ के बाकी सबने मूवमेंट कर दी। एंट्री एक बार फिर से एंट्री देखो बताया, तो अभी देखो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग को, 1 मिनट, ये हो गया अपना, अब मान लो, हाँ चलो इसको नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ स्टॉक लग रहा है, सही स्टॉक पकड़ते हैं, ये ठीक है, 1 2 3, ये भी नहीं, इसको भी छोड़ो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, परफेक्ट, आगे आगे। अब जैसे ये स्टॉक है, ठीक है, इस स्टॉक को देखो, यहाँ पे गया मूविंग एवरेज के पास, नीचे से ऊपर जा रहा, रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास में रेजिस्टेंस ले रहा, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया। अब इस रेजिस्टेंस में देखो,
कहाँ गया सर, ये रेजिस्टेंस ले रहा, अब ये ऊपर की प्राइस की जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है ये, इसलिए ठीक है। जब इस तरह की सिचुएशन बनने लगे मूविंग एवरेज के पास में, जैसे ये यहाँ पे बना रहा है, ये ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी मूवमेंट मिलेगा, मिल गई तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, देखो ये कैंडल बड़ी है। अच्छा यहाँ पे आपको लगा लूँ मैं, वो वॉल्यूम लगा लेता हूँ जिससे उस बेसिक चार्ट, ये रहा वॉल्यूम विद कलर, हाँ ये हो गया हमारा, वॉल्यूम लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट है नीचे, मतलब हाँ बायर एक्टिव हो गए हैं यहाँ पे, देखो ये वाली कैंडल में। तो ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट के बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया और अगले दिन भी इसी लेवल पे क्लोज कर रहा है। अब हमारी यहाँ पे एंट्री होगी, जब हम यहाँ पे एंट्री हो रही है ना, हमारा एसएल ये लगेगा, ये जो कंसोलिडेशन का जो रेंज बनी हुई है ना, ये एंट्री होगी हमारी। एंट्री एक कैंडल क्लोज होने के बाद होगी, ये ध्यान रखना। अगर इस कैंडल ने ही ऊपर की साइड में, यानी हमारे मूविंग एवरेज से ऊपर जाके 8-10% का मूव कर दिया है उसी दिन, तो छोड़ दो, उसके पीछे मत पड़ो कभी भी। अब इसमें जब हम एंट्री ले लेंगे, जब हम इसमें एंट्री ले लेंगे तो पहला एसएल हमारा ये है। अब यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करने लगा मूविंग एवरेज के पास में, फिर ये ऊपर की तरफ निकला, तो अब हमारा जो दूसरा एसएल यहाँ पे मैं ट्रेल करूंगा वो यहाँ कर लूंगा। तो बड़े थोड़े से प्रॉफिट को किस तरह से आप ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हो। फिर ये निकला, फिर ये नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से ऊपर निकला, अब हमारा एसएल ये हो गया। हमारी एंट्री ये कहाँ पे हुई है, यहाँ पे एंट्री होगी यहाँ पे 508 पे। अब हमारा एसएल ट्रेल होके आ गया 543 पे, ठीक है। अब यहाँ से फिर से ऊपर निकल के ये कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर निकला, तो अब हमारा जो एसएल लगा दूंगा मैं यहाँ पे लगा लूंगा, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहा हूँ तो। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में अगर मेरा एसएल यहाँ पे मान लो 3-4% का एसएल है, तो मुझे 8%, 7-8% का प्रॉफिट मिल गया तो बहुत मिल गया। तो अब मैं ट्रेल करते हुए यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ पे किस दिन मेरा एसएल कटेगा, अब यहाँ पे हो गया, फिर से ऊपर की तरफ गया, फिर इसने आगे एक नया लो लगाया, पिछले लो को हमारे नहीं कट किया, तो हमारा यहाँ पे फिर से मैंने ऐसे यहाँ पे लगा लिया। अब ये इसी जगह पे ट्रेड कर रहा है, वापस इसे ट्रेड करके यहाँ पे आके निकला, तो हमारा ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ पे कट जाएगा। कहाँ की एंट्री हमारी हुई थी 515 पे, हमारी एग्जिट कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे लगभग 602 पे हमारी एग्जिट यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अब इसको लिए आपको 1 महीने रखना पड़े, 2 महीने रखना है, वो आपके ऊपर व्यू है कि आप किस तरह से हो सके। आपको फास्ट मूवमेंट नहीं मिल रही, आपको लग रहा है कि ये स्लो मूवमेंट है, कुछ स्टॉक्स अच्छे मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 70-80% का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 20% छोड़ेंगे, बाकी अगले स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाएंगे। कि अगर हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मूवमेंट हमें ज्यादा अच्छी मिलेगी इससे, तो वो सब चीजें, वो आपको प्रैक्टिस के ऊपर वो सब सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि कैसे आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करोगे, कैसे किसी स्टॉक्स में 5% लेके भी आप निकल जाओगे और किसी में 15% लेके भी नहीं निकलोगे। वो एक्सपीरियंस से आएगा, वो मेरे बताने से नहीं आएगा। नहीं तो बताने से आता तो देखो कितने दिनों से, 2 महीने से चिल्ला चिल्ला बोल रहा था कि 73 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट आएगी, 73 के ऊपर निकलेगा मूवमेंट आएगी, एक ही दिन में घूम गया वो मैकडोवल्स यहाँ। तो एंट्री हमारी कहाँ पे हो रही है, जब उसके ऊपर क्लोज कर देगा। अब मान लो इस कंडीशन में स्टॉक्स है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, अभी क्लोजिंग नहीं कर रहा, लेकिन स्टॉक्स निकला और एक ही दिन में मूवमेंट करके चला गया, ये 10% की मूवमेंट एक ही दिन में दे दिया, छोड़ दो इसको हम देखेंगे नहीं, खत्म हो गई कहानी इसकी, अब इसको हम नहीं देखेंगे। अब तो सही प्राइस पे भी मिलना चाहिए, ये नहीं कि हमने रिसर्च किया है, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो नहीं है, जब तक देगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा उसको नहीं, तो ये नहीं होनी चाहिए कंडीशन आपकी। आपकी कंडीशन ये होगी कि हमारे कंडीशन में फुलफिल हो रहा तो मैं उसको लूंगा, नहीं तो मैं इंतजार करूंगा, देखूंगा, फिर से पैटर्न बनेगा तब। हाँ, एक अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो इसमें ये ले सकते हो आप, HDFC AMC या फिर ये निप्पॉन, मतलब जो म्यूचुअल फंड को होल्ड करती हैं कंपनियां, उसकी कंपनी, 2 ही लिस्टेड है अपने पास में, तो उन दोनों में से कोई देख सकते हो आप। ये अच्छे से फॉलो कर रहा देखो, तो एंट्री हमें, अच्छा यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे पहली बार आया, ये रहा, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर यहाँ पे रुका, अब ये यहाँ पे क्लोज करेगा तब। ऐसा नहीं कि मूविंग एवरेज के पास में है, एक ही बार में क्लोज कर दिया तो आपने जाके ले लिया, वहां पे ये रुकना चाहिए कई बार जाके, 2 बार 3 बार, जैसे बाकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं देख रहा हूँ ना, वैसे मुझे यहाँ भी देखना है। मतलब स्टॉक्स परेशान हो गया, जब परेशान होके निकलेगा ना तभी भागेगा, मतलब जो इसके इन्वेस्टर हैं, जो भी ट्रेडर है, वो बिल्कुल परेशान हो गए, 2 बार 3 बार जब रुकता है ना, तब ये कंफर्म होने लगता है कि अब निकलेगा तो मूवमेंट बनेगी यहाँ पे। ये नहीं कि एक बार ऐसे निकल रहा है वन वे तो आप यहाँ पे घुस जा रहे हो, यहाँ पे हम नहीं घुस रहे, हम पीछे की मूवमेंट देख रहे हैं कि पीछे के 2 बार 3 बार इसने रजिस्टेंस वहां पे लिया है या नहीं लिया है, नहीं लिया है कोई दिक्कत नहीं, लिया है तब हमें एक्सपेंटी बनानी, लेकिन तो इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई कि छोड़ ही देंगे फिर। तो ये चीज में आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं कि बस एक ही बार घुसा तो आपने घुस के ले लिया। यहाँ पे देखो ये रजिस्टेंस बना रहा है, लेकिन ये देखो एक ही दिन निकल गया, ये निकल गया तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्या कर सकते हैं इसमें हम, कुछ नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती करेंगे तो ये फंसेंगे, फिर अब यहाँ पे घुस जाएंगे तो फिर अब पैसा ब्लॉक हो जाएगा।
और कभी भी 10, 12, 15% की जब मूवमेंट एक ही दिन में हो ना, तो वहां पे घुसने से बचना चाहिए, आपको पैसा लगाने से बचना चाहिए। भाई 10% के बाद कोई प्रॉफिट जिन्होंने नीचे पे लिया है उसको तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना, वो लोग बुक करने के लिए आ गए तो फिर से स्टॉक उसी प्राइस पे आ जाएगा। ये स्टॉक देख लो यहाँ पे REC कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेके चलता है। क्लियर हुआ ये? भाई मैं तो ट्रेंड लाइन पे फोकस करता हूँ, मेरी सारी चीज ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है। 90% ट्रेड मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से ही निकालता हूँ, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, कुछ भी हो। आप लोग को मानना है तो मानोगे, नहीं मानना है तो मत मानो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं कोई स्टॉक्स पोस्ट करूंगा, बैंक निफ्टी के कोई चार्ट पोस्ट करूंगा, तो आप ध्यान से जाके देखना, यही दो चीजें उसमें मेंशन होंगी, तीसरी कोई चीज उसमें मेंशन नहीं रहती है। बस तीसरी जो चीज मेंशन है वो है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजिशनल साइजिंग में क्या ले रहा हूँ, मेरे रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, और उस रूल्स को मैं डिसिप्लिन के साथ में फॉलो कर रहा हूँ। बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है ट्रेड लेने में। आप ट्रेड लेने में कोई डिसिप्लिन रूल्स नहीं, आप सिर्फ स्ट्रेटजी फोकस करते हो, मैं सारी चीजें आगे पीछे की देखता हूँ। हाँ, मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैं मार्केट की कंडीशन से कुछ चीजें, मार्केट की कंडीशन देख के आप भाप लेते हो, समझ जाते हो कि हाँ भाई इस तरह की मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि उस तरह की सिचुएशन पिछले 8 साल से देखते हुए आ रहा हूँ ना। तो कभी बड़ी मूवमेंट बनती है, लगता है कि लोगों को लगेगा कि 400, 500 या 700 पॉइंट चला गया तो बंद हो गई। भाई 700 पॉइंट रोज नहीं चलता है वो, मतलब कुछ चल रहा है, कुछ बड़ी चीज पीछे पीछे हो रही जो स्टॉक्स को या फिर उस बैंक निफ्टी को ऊपर के लेके लेके जा रहे हैं इंट्राडे में, तो उस कंडीशन में मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दी नहीं करता हूँ, बैठे रहता हूँ। नहीं, अब मूविंग एवरेज हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं सेल साइड के लिए स्टॉक स्विंग कहाँ लेके जाओगे आप स्टॉक्स तो लेके जाओगे नहीं ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, सेल सेल तो नहीं कर सकते हो आप ना। तो सिर्फ बाइंग साइड में फोकस रहता है मेरा वहां पे। अगर आपको सेल करना है फ्यूचर में तो सेम कंडीशन अगर नीचे की साइड में बने तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन मैं सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। मूविंग एवरेज देख के मैं सेल करने के लिए नहीं बोलना, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो स्विंग ट्रेडिंग में मैं बाइंग ही फोकस करता हूँ, सेल में फोकस नहीं करता हूँ, मैं लेके नहीं जाता हूँ। नहीं बनेगा शांति से बैठा रहूंगा, पैसा मेरा पड़ा रहेगा वहां पे। ठीक है सर, LLT उज्जीवन ACC मंडे वॉच लिस्ट में ओके है, LLTS उज्जीवन एंड ACC किस बेस पे? वो आपकी वॉच लिस्ट में है, लेकिन किस बेस पे है वो? जब तक वो बेस नहीं आएगा तब तक मैं क्या देखूंगा वहां पे? ACC सेल साइड में अभी नहीं, 45 के नीचे क्लोज करेगा उसके बाद। दूसरा आपने बताया LLTS, इसको में क्या है एल, अच्छा LTTS, ये भी कि कोई ट्रेड में नहीं है। और तीसरा आपने बताया है उज्जीवन, उज्जीवन में ऐसा क्या है भाई? इसमें कुछ नया जीवन आ गया है क्या? उज्जीवन भी अभी नहीं, नीचे गैप है, तो उसका जो सपोर्ट है वो भी, वो सपोर्ट उसका है 255 से लेकर 274 के बीच में। तो आप उसी के पास में ट्रेड, ही कहाँ से आपने ट्रेड ढूंढा? तीनों ही ट्रेड आपने गलत ढूंढा है। उज्जीवन, LTTS और ACC तीनों ही ट्रेड सर आपके गलत हैं वो इंट्राडे के लिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंट्राडे में कहीं जाएगा नहीं, या जिस तरह आप सोच नहीं रहे उस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन कंडीशन, जो कंडीशन आपने क्या देखी है, मेरे ख्याल से तो किसी भी कंडीशन में ना सेल में है ना बाइंग में है तीनों स्टॉक। अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है तो कहीं जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा वो, लेकिन मेरे किसी भी कंडीशन में वो नहीं है, तो मैं उस स्टॉक को देखूंगा ही नहीं। ठीक है, रेन इंडस्ट्रीज व्यू बताओ सर। रेन इंडस्ट्रीज का व्यू नहीं सर, अभी कोई व्यू नहीं है रेन इंडस्ट्रीज का। रेन इंडस्ट्रीज ऑलरेडी मैंने उस समय रिकमेंड किया था जब कोई रिकमेंड नहीं करता था, 3 साल या 4 साल पहले 89 पे शायद रिकमेंड किया था मैंने रेन को, और बहुत अच्छा मूवमेंट देके आया था वो रेन, 350 400 तक गया था वो। और उसके बाद से सारे मीडिया हाउस, ये हाउस वो लोग करने लगे। अदानी अदानी ग्रीन को मैं तब रिकमेंड किया था जब कोई नहीं रिकमेंड करता था, अब तो सब अदानी ग्रीन में ही लगे रहते हैं। तो जब जहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, भीड़ आने लगती है, वहां पे बायर सेलर दोनों एक्टिव हो जाते हैं, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलती है। जहाँ पे कोई नहीं जानता है, 2 4 10 20 50 लोगों की मूवमेंट से वो धीरे 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 स्टॉक्स ऊपर की तरफ निकलते रहता है, क्योंकि वहां पे सेलर एक्टिव नहीं होते ज्यादा। टाइटन बाई ट्रेंड क्रॉस किया, हाँ टाइटन देख सकते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब एक चलो, अब मैं एक ट्रेंड लाइन में आप लोग को कुछ और चीजें एक बता दूं कि किस तरह की ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो, तो ये कॉन्फिडेंस रहना है कि ये इस ट्रेंड लाइन में हमें बाइंग साइड की मूवमेंट बहुत अच्छी मिलने वाली है। बहुत अच्छी का मतलब ये नहीं होगा कि बैंक निफ्टी फॉलो कर रहे हो तो आप 800 पॉइंट की मूवमेंट को पकड़ के बैठो। मतलब ये कि हाँ, ये हमें हो जाता है कि मैं श्योर रहता हूँ कि हाँ 90% टाइम ये हमारी इस तरह की अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो बहुत अच्छा वर्क करती है।
अब जैसे डेली चार्ट पे मैंने लिया है ये, ठीक है, इसको आप डेली चार्ट पे भी कर सकते हो, इंट्राडे पे भी कर सकते हो। अब कोई स्टॉक मिल जाए, ये फाइजर ही देख रहा था ना मैं, तो मूविंग एवरेज वाले में ग्रीन कैंडल बनी हुई थी शायद, यही था या कोई दूसरा स्टॉक था? अच्छा नहीं, ये था प्रॉक्टर एंड गैम्बल था। अभी कोई स्टॉक, अच्छा हाँ ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखते हैं। ये देखो, मैंने इसके लिए एक वीडियो भी आज बनाई हुई है, कल पोस्ट करूँगा इसको, ठीक है। अब देखो, पहले मैं ये सब खत्म करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये चार्ट है, प्योर चार्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये प्योर चार्ट है। यहाँ पे इस चार्ट को जरा ध्यान से देखना, ऐसे चार्ट आप इंट्राडे में भी देख सकते हो, ट्रेंड लाइन, और डेली चार्ट में भी कहीं आपको दिखेगा तो ये समझना कि ये ज्यादातर 90% ऑफ द टाइम जब ब्रेक करते हैं तो बहुत अच्छा मूवमेंट करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब कोई ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर की साइड से यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, लेकिन हम ट्रेंड लाइन पे फोकस कर रहे हैं, ट्रायंगल से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस फोकस आपको ट्रेंड लाइन से करना है कि किस तरह से वो ट्रेंड लाइन बननी चाहिए। अब मान लो कि हमने यहाँ से ये ऊपर से हम इसकी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, थोड़ा इसको दूर करूंगा तो फिर अच्छा ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हम ओके, स्क्रीन शेयर नहीं है, समझ गया, फोन आ गया मतलब समझ गया, बस शेयर कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, शेयर कर रहा हूँ मैं समझ गया, फोन आने का मतलब ही है कि मतलब स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। हाँ, वो बोलते हैं ना कौन क्या, वो चैट, जब हम चार्ट पे चले जाते हैं ना तो आप लोग का चैट दिखता नहीं, अगर चार्ट पे मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो चैट बैकग्राउंड में हो जाता है, जो भी चैट बॉक्स विंडो होता है ना वो बैकग्राउंड में चला जाता है। अच्छा, बहुत सारी चैट भी, 497 चैट है यहाँ पे, एक मिनट। तो जब चार्ट पे कुछ भी करूंगा, चार्ट पे क्लिक कर दिया तो ये जो विंडो है ये पीछे हो जाती है, बैकग्राउंड में चली जाती है। तो हमें क्या देखना है, अच्छा अच्छा, स्क्रीन अब तो शेयर हो गई ना, एक मिनट है, एक मिनट यार, लॉगिन गलती है तो लॉगिन कर लेता हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ हाँ, दिख रही है तो, एक मिनट, हाँ ये ठीक है। क्या होगा ना, जब इस तरह की ट्रेंड लाइन हमें मिलती है, ध्यान देना, इस दो तरह की ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, एक तो ये ऊपर की तरफ से आ रही, हम सिंगल भी ट्रेंड लाइन देखते ही हैं, इस तरह की भी ट्रेंड लाइन देखते हैं ना, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट होता है तो हमें बाइंग करना ही है, ब्रेकआउट होता है तो ठीक है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के साथ में ये ट्रेंड लाइन क्या बन रही है, जो पिछला हाई था, ठीक है, जो भी अगला हाई बना वो पिछले हाई से नीचे ही बना, फिर एक हाई बना, पिछले हाई से नीचे बना, वापस ये स्टॉक नीचे की तरफ चला गया। अब अगर ये यहाँ पे देखो, ये ऊपर की तरफ से क्या कर रहा है, हाई हमेशा नीचे की तरफ से जा रहा है, जो इसका लो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो लो है वो इसका ऊपर की तरफ निकलते हुए कंटिन्यू जा रहा है यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा, एक ट्रेंड जो बन रहा है साइडवेज, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो तो ट्रेंड डाउन है, लेकिन नीचे से स्टॉक्स क्या बता रहा है कि भाई मेरे अब जो सेलर थे ना वो सेलर कम हो रहे हैं और बायर यहाँ पे थोड़े थोड़े एक्टिव हो रहे हैं, जो कि इसको पिछले लो के नीचे आके क्लोज नहीं करने दे रहा है। तो हमेशा ये स्टॉक्स क्या हो गया, थोड़ा सा बुलिश हो गया स्टॉक, लेकिन अभी हमारे लिए बुलिश का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे घुस जा रहे हैं स्टॉक्स में, हम यहाँ पे खरीद नहीं रहे, ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। क्यों वॉच लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ना, जैसे बोला ना कि स्प्रिंग दब गई है, कहीं ना कहीं भागेगी, तो हमें इसको कहीं ना कहीं भागने में नहीं देखना है, हमें फोकस इसको कहां पे करना है, इसको फोकस करना है हमें बाइंग साइड में, ठीक है, बाइंग साइड में फोकस करना। अब बाइंग साइड में फोकस क्यों करना है, कि मुझे ये लग रहा है कि ये लो से अब इसका जो पिछला लो है वो पिछले लो को ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा, शायद ये कल ही के सेशन में ब्रेक करे और 1800 आ जाए, लेकिन उस समय मेरा कुछ लगा तो नहीं है ना, मेरा पैसा नहीं गया है ना, तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा व्यू ये है कि ये स्टॉक्स अगर यहाँ से 2002 2003 के ऊपर क्लोज करेगा, तब यहाँ से 100 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको बहुत अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है।
वो क्यों मिलेगी कि पहली बात ये ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक कर रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हमने एक रेंज बना ली है। देखो जब एक्विलिब्रेशन होता है ना, मतलब जो कोई स्टॉक इकट्ठा करने लगते हैं लोग ना, तो वो इस तरह की रेंज बनाने लगता है। स्टॉक एक्युमुलेट हो रहा है यहाँ पे, ये रेंज बना रहा है। तो रेंज में लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। यहाँ पे बायर एक्टिव है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बायर जो एक्टिव तो है बायर, लेकिन उस फोर्स के साथ में एक्टिव नहीं है, वो अभी खरीद खरीद के यहाँ पे रख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग यहाँ पे स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। मेरी देखो, मैं ये नहीं बोला कि यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन इस तरह के अगर आप 10 स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो ये गारंटी है कि 7 से 8 स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा मूव देंगे ऊपर की साइड में, अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है। तो ये स्टॉक्स अगर 2002-2003 के ऊपर क्लोज करेगा तब की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ से नीचे गिर गया तो गिर जाने तो क्या फर्क पड़ा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। तो लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे पास बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा। तो जब इस तरह की ट्रेंड लाइन बनती है कि ऊपर वाला जो हाई है वो लो बनाता है और नीचे वाला लो है वो हायर हाई बनाते हुए चला जाएगा, यानी हायर हाई नहीं, लोअर हाई बनाते हुए आ रहा। मतलब जो एक हाई, जो इसका जो लो लगा था, अगला लो इस लो से हायर एंड पे बन रहा है, फिर अगला लो जो बना वो इससे हायर पे बन रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक जो नीचे से ऊपर जाते हैं और ये ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है, अब बीच में जगह नहीं बची है। कहने का मतलब ये है कि अब जगह नहीं बची है, कहीं ना कहीं से जाना है। लेकिन मेरा व्यू, मैं बाइंग साइड के लिए देख रहा हूँ, सेल साइड के लिए जाएगा तो मैं सेल करके लेके तो जाऊंगा नहीं ना इस स्टॉक को। मैं जब अगले दिन यहाँ पे क्लोज कर देगा, मान लीजिए सेल करके इसने 1880 के नीचे क्लोज कर दिया, तो फिर अगले दिन मैं सेल साइड में इंट्राडे के लिए बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं पोजीशन तो ले नहीं सकता हूँ सेल साइड की। तो अगले दिन मैं इंट्राडे में सेल करने के लिए इसमें बैठ जाऊंगा। लेकिन अभी मेरा व्यू ये है कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलेगी बाइंग साइड के लिए। जब इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही है, जब इस स्टॉक्स में जगह नहीं बचे, ध्यान रखो वो बहुत अच्छा मूव करता है जहां पे जगह नहीं बचती है, किसी स्टॉक्स में जगह नहीं बचती है। अभी देखो 4-5 दिन पहले मैं आप लोग को, शायद आप लोग से ही, मेरे ख्याल से आप लोग के बैच में थे ना, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अजंता फार्मा की, आप लोग के बैच में, हाँ आप लोग के बैच में, क्योंकि राउंडिंग मैंने बना के रखा है। आप लोग के बैच में बता रहा था ना अजंता फार्मा को, देखो मैं बोला था कि इसके ऊपर मूविंग निकलेगा, ये मूवमेंट करेगा बहुत तेज और ये यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे जब होता है ना तो लोग खरीद के इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सपोर्ट लेवल के पास में एक जगह बना हुआ है, मतलब लोग खरीद रहे हैं। लेकिन हमें कब खरीदना है, जब ये इस रेंज को क्रॉस कर देगा तब। रेंज को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें यहाँ पे बीच में घुसना नहीं है। शायद ये 10 दिन और चले, 20 दिन और चले, 25 दिन और चले। और ये स्टॉक्स ना, ये अजंता फार्मा है ना, कंसोलिडेट के बाद में ना बहुत जबरदस्त मूवमेंट देता है। ये डाउन साइड के दे, अप साइड के दे, जब भी कंसोलिडेट करता है मूवमेंट बड़ी जबरदस्त होती है इसमें। ये इसका पैटर्न है कंसोलिडेशन का, मैंने बहुत इसको ट्रेड किया है इंट्राडे में, बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट करता है। जो पूरा इसका जब चार्ट उठा उठा के आप देखोगे ना, तो कंसोलिडेशन देखना, ये 200-300 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट करने लगता है और उसके बाद जब भी निकलता है बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट ये देखे जाता है। मैंने इसको शायद 18-19 में ट्रेड करता तो बहुत ट्रेड किया मैंने इसको, तो शॉर्ट साइड में बहुत पैसा इसमें बनाया था फ्यूचर में, उसमें फ्यूचर में भी था ये, मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक रेंज बनाया, फिर नीचे की तरफ आया और बहुत तेज आता है ये नीचे, बहुत तेज, या ऊपर भी बहुत तेज जाता है। जब कंसोलिडेट करने लगता है ना तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाता है। लेकिन जब कंसोलिडेट एक रेंज में करे तब, यहाँ पे देखो जब ये रेंज बनाने लगे तो उस पर फोकस करना है। अब इसको हम कंसोलिडेशन नहीं बोलते हैं, ये बड़ी बड़ी मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे। जब छोटी रेंज बनाने के साथ में करता है तब यहाँ पे आता है मजा, तब यहाँ पे पैसा आपका बनना स्टार्ट होता है। देखो कितने दिन किया कर रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा है ये कंसोलिडेट। उसके बाद गिरा, इसमें बताता हूँ ना कि यहाँ पे मूवमेंट, अब यहाँ से ध्यान दो आप, कितनी है 1300 और ऊपर की मूवमेंट कितनी है 1450, 150 पॉइंट की मूवमेंट कितने में, फरवरी मार्च अप्रैल, पूरा फरवरी मार्च अप्रैल निकाल दिया 150 पॉइंट की मूवमेंट में। और गिरा तो 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन में कहाँ पे हम आ गए, 300 पॉइंट की मूवमेंट हमने दे दी। 3 महीने में कुछ मूवमेंट नहीं हुई, 7 दिन में 300 पॉइंट की मूवमेंट। तो यहाँ पे पैसे जब बनेंगे इस स्टॉक को ध्यान देना, इसीलिए मेरे नजर पे भी ये था कि यार कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ये ऊपर की साइड में निकलेगा। तो ये कॉन्फिडेंस बनता है कब, जब स्टॉक्स को आप कंटिन्यू देखते हैं। अब ये भी देखो, ये भी बड़ी रेंज के अंदर भी कंसोलिडेट कर रहा है। ये ऊपर 1650-1660 का एरिया है, नीचे 1500, यानी 150 पॉइंट की रेंज है। यहाँ से जब निकलेगा तो बहुत धड़ाधड़ भागेगा ये स्टॉक, देखना आप लोग। और मेरे ख्याल से इस बार तो निकल जाना चाहिए इसको, जैसा कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगा ना तो ये निकल जाएगा इस बार ऊपर की साइड में।
तो बस बिलीव करना है आप लोग को, आप में बिलीव की कमी है, विश्वास की कमी है आप लोग में। कब कि अपनी एनालिसिस पे आप विश्वास नहीं करते हो, और जब तक आप अपनी एनालिसिस पे विश्वास नहीं करोगे मार्केट से पैसा नहीं लेके जा पाओगे। ये बात मेरी आप लोग लिख लो। चाहे मैं कितने भी अच्छे पोस्ट करूंगा ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं कितना भी अच्छा लिख दूं कि मार्केट 970 के ऊपर नहीं जाएगा इस वे में अभी, लेकिन आप सेल साइड का ट्रेड नहीं बना सकते वहां पे। मैं कितना भी आपको समझा दूं नहीं बना पाओगे। मैं कितना भी बोल दूं आपको कि 560 550 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो 100 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें बहुत फास्ट मिलेगी, लेकिन आप नहीं लोगे। जब आप खुद से एनालिसिस करोगे, उस पर ट्रेड करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एसआईपी करें या फिर जीरोधा में डायरेक्टली बाई करें? सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एसआईपी भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाइंग करके ना, जब ये सोच के कर रहे हो ना कि जैसे मैं कोई स्टॉक ले रहा हूँ, जैसे मैं इंश्योरेंस कंपनी ले रहा हूँ, तो मैंने ये सोच लिया है कि मैं इसको 15 साल तक इंश्योरेंस कंपनी को देख नहीं रहा हूँ और अगले 4 साल तक मैं इसको बाइंग करूंगा। ये नहीं कि मैंने आज ही बाइंग कर लिया है, मैंने ये भी फोकस कर लिया है। देखो एसबीआई लाइफ मेरे ख्याल से 2.5 3 साल हो गए लिस्टेड होके, ठीक है ना, और एसबीआई भी लगभग लगभग हो गई दोनों। और तब से मैं बाइंग करते रहता हूँ, बाइंग करते रहता हूँ। इसको बाइंग करूंगा मैं 2024 2025 तक बाइंग करता रहूंगा सिर्फ। अभी जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी इसमें कुछ डाउनफॉल आता है, मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। बाइंग उसके बाद मैं अगले 10 साल के लिए इसको छोड़ूंगा, तभी मुझे पैसा लेके आएंगे। अभी तो मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, धीरे धीरे खींच रहा हूँ। अभी एक ही बार में नहीं लेना है मुझे इसको। और ये एवरेजिंग नहीं है, ये मेरा व्यू है कि मैं इसको 3 साल तक बाइंग करूंगा, फिर अगले 10 साल छोड़ूंगा। ये नहीं कि मैंने आज खरीद लिया 10 साल छोड़, आज खरीद लिया आपने और फिर कल से आप ट्रैक करने लगते हो, यार ये 10 पर चला नहीं अभी तक आज, फिर परसों खोल के देखा नहीं यार ये तो चल ही नहीं रहा है। इससे अच्छा तो मैंने एसबीआई लिया, और एसबीआई देखो 250 से 280 चला गया, और मैंने ले लिया है कोटक, और कोटक तो साला ऊपर से 20 रुपए नीचे आ गया है। तो आप क्या करोगे, इसको बेच के फिर कोटक लेने जाओगे। जब एसबीआई लेने जाओगे तो एसबीआई रुक जाएगा, अभी कोटक भागना स्टार्ट करेगा यहाँ से। तो ना आपको यहाँ से पैसे बनाने देगा, ना वहां से पैसे बनाने देगा। देखो जब जब हम डेट वो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं ना, तो कई दिन क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ना, स्टॉक 2 2 महीने 3 3 महीने तक खड़ा रहता है, या 20 रुपए 25 रुपए 50 रुपए या फिर 10% 12% की मूवमेंट के अंदर में ऊपर नीचे करता रहता है। सडनली क्या होगा, एक कुछ ऐसी न्यूज आएगी, कुछ ऐसा कुछ कोई भी व्यू आएगा, वो सडनली फिर क्या होगा, 4 5 दिन में 30 40% ऊपर चला जाएगा, फिर वो जाके फिर कंसोलिडेट करने में बैठ जाएगा। देखो मैंने पहले बताया, स्टॉक्स या मार्केट सिर्फ ट्रेंडिंग में 25 से 30 दिन ही होते हैं। 25 से 30 दिन ट्रेंडिंग में होते हैं, बाकी 175 दिन ऐसे ही चलते रहता है मार्केट। पूरा पूरे चार्ट को आप खोल के देखना, इसी तरह से मूवमेंट बनती है। यहाँ पे सिर्फ 30% डे ऐसे होते हैं जहां पे स्टॉक्स में मोमेंटम होती है, बाकी तो कंसोलिडेशन में ही निकल जाता है सारा टाइम इनका। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए थे, तो हर दिन खोल खोल के मत देखो कि 10% भागा कि नहीं भागा, फलाने भागा, ढिमाके नहीं भागा, मेरा भागा उसका नहीं भागा, तो पैसा नहीं बनेगा यहाँ पे। आप विश्वास करके ग्रोथ कंपनियों में डाल दो कि अगले 10 साल तक इस कंपनियों के बहुत अच्छा व्यू है, हम इसको यूज कर रहे हैं, अगला भी इसको यूज करेगा। इस तरह से सोचो, ग्रोथ स्टोरी पे फोकस करो, अगले 10 12 साल के लिए स्टॉक्स में खरीद के डाल दो। और कम से कम 2 साल तक, अगर आपका व्यू 10 साल तक, कम से कम 2 साल तक बाइंग के बारे में सोचना कि मैंने इस महीने में भी ले लिया 10 स्टॉक्स, अगले महीने में भी 10 लूंगा, फिर अगले महीने में 10 लूंगा, इस तरह से सोच के चलना। तो आपका ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत सारे आपके पास हो भी जाएंगे और बहुत सारे एवरेजिंग भी हो जाएगी वो। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज ये 2 चीजें मैंने आप लोग को बता दी, कल फिर से कुछ और चीजें बताऊंगा। सर आरबीएल ने भी आरबीएल बैंक तो सर मैंने भी रखा, डिविडेंड नहीं देना है तो यूज बैंक निफ्टी। डिविडेंड मतलब समझा नहीं, आरबीएल बैंक ने डिविडेंड दिया ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं समझा सर, मैं आपको क्वेश्चन नहीं। सर कल एसबीआई कार्ड ट्रेड करने का रीजन, एसबीआई कार्ड में सर ब्रेकआउट हुआ था सर, इसलिए मैंने दिया था उसको। हाँ बैंक निफ्टी में हायर हाई लोअर हाई पे कैसे, इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ बताया वो उसी तरह से वहां भी बना। वो ट्रेंड लाइन जो मैं पोस्ट कर रहा था, उस ट्रेंड लाइन में क्या बना था, ट्रेंड लाइन में आपने ध्यान से देखा, जो परसों मैंने ट्रेंड लाइन पोस्ट कर रहा था, कल ही पोस्ट कर रहा था ना, कल भी पोस्ट किया था, परसों भी पोस्ट किया था, उस ट्रेंड लाइन में भी तो सेम सिचुएशन मैंने बताई जो अभी मैंने आपको बताई है, वही ट्रेंड लाइन तो वहां पे मैं पोस्ट कर रहा था। और उसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और वहां से देखो तो मेरे ख्याल से 740 की वो थी, 940, यानी 200 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिली तुरंत ही, 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर में मिली थी वो मूवमेंट। ठीक है, अब ये हैंग होना स्टार्ट हो गया फिर से, जूम वाले ना।
भी मैसेज कुछ नहीं आ रहा, हैंग हो गया। सर मॉर्निंग आवर में मोमेंटम स्टॉक 2 सेशन में बैंक निफ्टी ऑप्शन में कर सकते हैं क्या? मॉर्निंग आवर में मोमेंटम स्टॉक पे सेकंड सेशन में बैंक निफ्टी ऑप्शन में कर सकते हैं सर? ये आपको देखना पड़ेगा क्या आप ढूंढ रहे हो उसमें। दोनों क्यों करना, एक ही फोकस करो ना, पहले स्टॉक्स पे ही फोकस करो ना आप लोग पहले। मानोगे नहीं तो कर लेना भाई, अपनी वाली कर लेना है। इनकम टैक्स लगता है या नहीं सर? स्टॉक्स के प्रॉफिट पर इनकम टैक्स लगता है सर? आपको अभी यही नहीं पता है? टैक्स लगता है ना, गवर्नमेंट ने उस पर लगा दिया है टैक्स। 2 साल 3 साल पहले तक नहीं लगता था, लेकिन लगा दिया है अब। पहले लगता था कि 1 साल के अंदर में अगर आप निकालते हो तब लगता था। अभी इन्होंने 1 साल नहीं, आप कितने साल भी रखे रहो तो लगता ही है टैक्स। यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड पे भी उन्होंने लगा दिया अभी, मतलब जो भी कैपिटल गेन टैक्स अब उन्होंने लगा दिया है वहाँ पे, तो वो लगता है। निकाल देंगे मेरे ख्याल से, शायद ये हटा दें धीरे धीरे करके। लेकिन यार नहीं हटाए तो कम से कम ये लगा दे कि भाई 2 साल या 3 साल का, 3 साल का भी डाल दे लॉकिंग तो भी चलेगा, कि 3 साल के अंदर में अगर आप बुक करोगे तो लगेगा, उसके बाद बुक करोगे तो नहीं लगेगा। ऐसा भी कर दे तो भी ठीक हो जाए, लेकिन इन्होंने पूरा लगा दिया है। और जब से लगाया था तब से ज़्यादा पैसा बना नहीं। अब ये निफ्टी निकला है ऊपर की तरफ। स्टॉक्स में लोगों के बने, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो फिर बनना ही नहीं। तब से इन्होंने मेरे ख्याल से 2000 कब लगाया था, 18 में लगाया था, 17 या 18 में लगाया था शायद इन लोगों ने। 3 4 साल तो हो ही गया मुझे लग रहा। ये हैंग हो जा रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 9 बजे, फिर से मिलते हैं कल। तो कल कुछ और चीजें बताऊंगा आप लोग को। प्रैक्टिस आपको करनी है, नहीं करोगे तो आपके सामने आएगा, करोगे तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। दोनों ही चीज़ें आपके सामने ही आने वाली हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे ग्रुप बना लो। 800 लोग 700 लोग हैं तो कम से कम 700 लोगों में 50 ग्रुप तो बन ही सकते हैं। तो 50 ग्रुप बना लो आप लोग, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ। उसमें एक बंदा चार्ट पोस्ट करेगा, बाकी 20 उसको आराम से, उनको लगेगा बस अब मिल गया है। तो पैसा तुम्हारा नहीं बनेगा, उस एक बंदे का बनेगा। क्योंकि एक बंदे को कॉन्फिडेंस भी आएगा, और 20 लोग आप लोग और उसको कॉन्फिडेंस दोगे तो वो और अच्छा करेगा। वो उस पर ट्रेड ले लेगा, आप लोग कभी जीवन में ट्रेड नहीं ले पाओगे उस पर। तो खुद से करना। जितने भी, मैं बार बार बोलता हूँ कि ग्रुप कम करना है, उतने ही ग्रुप और बनते जाते हैं यहाँ पे। तो ग्रुप जितने भी, कम से कम ग्रुप में रहोगे या नहीं रहोगे तो भी चलेगा। ग्रुप से लेना देना क्या है? मेरे को एक बात बताओ कि आप पिछले 3 साल या 4 साल से किसी ग्रुप से जुड़े नहीं हो, और अगर जुड़े हो तो पैसा बनाया है तो ठीक है, जुड़े रहो भाई। नहीं तो मेरा भी किसी का भी ग्रुप हो, देखो ग्रुप आपका तभी काम आएगा जब आप अपनी एनालिसिस कर रहे हो। अपनी एनालिसिस कर रहे हो, किसी ने पोस्ट किया तो ये हो सकता है कि सारे हमारी नजर उसी स्टॉक्स पे ना हो। अब जैसे इतने सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, कभी कभी कोई चार्ट आता है व्हाट्सएप पे, तो शायद मेरी नजर वहां पे नहीं होती तो मेरी नजर वहां पे पहुंच जाती है। ये काम वो जरूर करता है वो चार्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने भेज दिया तो मैं उस पर दे दूंगा, आंख बंद करके उस पर दे दूंगा, नहीं, उसको देखूंगा चार्ट पे कि क्या बन रहा है यहाँ पे। कल छुट्टी नहीं है सर, कल संडे को रहेगा। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अभी 694 लोगों, भाई मैंने बता दिया, और कल भी मैंने बता दिया था कि संडे को हम रहेंगे, तो संडे के दिन भी रहेगा हमारा क्लास। ठीक है, क्योंकि फिर नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट करना है मुझे अगले वीक से। तो हैंग हो जा रहा है, अभी हैंग हो जाता है, ये पता नहीं क्यों। 1 से 1.25 घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर इसको चलना है, मैसेज आना ही बंद हो जाता है। वापस इस बार खाली समीक्षा करो, बैंक निफ्टी कौन कौन सी चीज का उपयोग करना है। सर अब मैंने बता दिया है, उसमें से आप चेक करो कि आपको कौन सी पसंद आ रही है तो उसको आप यूज करो। ठीक है, चलो सर, ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, आज तो मैंने, कल बाकी दिन तो मैं डिनर करके बैठता हूँ, आज तो मैंने किया नहीं। चलता हूँ, मैं भी डिनर करूंगा अभी। कुछ खाया पिया जाएगा तो काम बढ़ेगा ना। चलो ठीक है, कल मिलते हैं 9:30 बजे। गुड नाइट। 9:30 बजे नहीं, 9 बजे, सॉरी यार, 9 बजे ही मिलते हैं, सेम टाइम पे मिलते हैं कल वापस। नहीं तो मैं 9:30 बोल दूंगा तो बाकी लोग 9:30 बजे आएंगे, बोलेंगे आपने ही बोला था। तो 9 बजे ही आना है, ठीक है। ओके, गुड नाइट।